हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आस्था चौहान। और आज के पॉडकास्ट के जो हमारे गेस्ट हैं वो मीडिया से हैं। बेसिकली ही इज़ अ जर्नलिस्ट और हम उनसे वो तमाम तरह के सवालात करने वाले हैं जो हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, ट्रस्ट ऑन मीडिया, गवर्नमेंट फंडेड मीडिया, फेक न्यूज़, मीडिया बायस्ड होती है या नहीं होती है। सो ये सारे क्वेश्चंस, ऑल्सो जो क्वेश्चंस आपने मुझे पूछने के लिए बोले थे मैंने वो भी इंक्लूड करे हैं। इसके अलावा अगर आपके दिमाग में जर्नलिज्म एज अ करियर परस्यू करने का प्लान है तो उससे रिलेटेड भी आपको यहाँ पे आइडिया मिलने वाला है। सो ग्रैब योर कप ऑफ टी एंड एंजॉय द शो। Hello everyone, I am Astha Chauhan and today we have Gaurav Raj Gupta as guest. So he is a senior journalist. सर मैं चाहती हूँ आप अपने आप को दो तरह से इंट्रोड्यूस करें जी। पहला है करियर वाइज एंड सेकंड वन इज एज अ पर्सन। लाइक हमारा खुद का एक परसिवियरेंस होता है कि हम अपने आप को ऐसा परसीव करते हैं। सो आई वांट यू टू टेल दैट आल्सो। देखिए, प्रोफेशनली तो आप गूगल कर लेना, नाम आस्था जी ने बता दिया है, गौरव राज गुप्ता। जर्नलिस्ट हूँ और जर्नलिस्ट की जो जो भूमिका होती है वो निभाई है। लेकिन ये तो चलिए गूगल मिल जाएगा करके, लेकिन पर्सनली मैं आप बताना चाहूँगा, मैं दो तीन चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव करके चलता हूँ। पहला, आप अपने आप को ना किसी चीज़ में बांध के नहीं चलता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ नई चीज़ सीखता रहूँ ओके और अपग्रेड करता रहूँ अपने आप को, पर्सनली भी प्रोफेशनली भी। ओके और पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत ज़्यादा लोड लेके चलना पसंद नहीं करता। मतलब और चिल रहना है। और चिल इतना भी नहीं रहना है कि अरे देखे जाएंगे यार, कल की कल देखेंगे। ओके प्लान्ड। और कभी कभी क्या होता है, होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो आई टेक रिस्क बट आई ट्राई टू टेक कैलकुलेटिव रिस्क। ओके अब किसी चीज को लेके अगर हम सोचेंगे अरे यार ये काम कैसे होगा, अरे बहुत प्रेशर है, अरे छोड़े कल देखूंगा, नहीं। वो नहीं फिर करना। कल सुबह उठ के भी ये सोचना पड़ेगा कि अरे कैसे होगा। हाँ तो आपको प्लान करके चलना पड़ेगा एंड प्रॉपर फॉलो अप। अब वो चाहे आपका पर्सनल काम हो, आपका प्रोफेशनल काम हो, हर चीज में प्लान करके चलेंगे अगर आप। दिनचर्या बहुत जरूरी है। आई गेस कूल रहने का भी फॉर्मूला यही है कि आप पहले से प्लान कर रहे हैं तो आपके दिमाग से एक टेंशन तो गई कि कल क्या करना अलग है। अलग जो है ना, आप अगर बॉक्स बना लोगे हाँ, याद रखने कि की जरूरत मुझे नहीं है। इसको इस टाइम में खत्म करना है, इस टाइम पीरियड में खत्म करना है, ये मेरा बफर टाइम है, हम्म क्योंकि इसका वीकेंड आ रहा है तो वीकेंड मेरा है। हाँ, अगर मैं उसको टेंशन को पाल के बैठा रहूंगा तो मेरा पर्सनल टाइम खराब हो जाएगा। मैं भी यही प्लान करती हूँ कि मेरा जो सैटरडे होगा वो पूरा आलस भरा हुआ होगा। मुझे ये हाँ काम हाँ, करना है, स्लो करना है, बिल्कुल। अपना पूरा डे एंजॉय करना है। अगर मैं कहीं छुट्टी पे जा रहा हूँ तो मुझे ये नहीं है कि मुझे ये भी देखना है, मुझे वो किला देखना है, मुझे वहां जाना है, मुझे यहाँ जाना है। मेरे लिए हॉलिडे का मतलब है सोना खाना, सोना खाना, पीना। रिपीट। ओके दो चीजें मैंने माइनस कर दी ओके उसमें से। लेकिन और प्लान ऐसे, जैसे आज का दिन हमने प्लान किया तो सुबह मुझे कहीं कुछ किसी को टाइम मैंने प्लान किया हुआ था। दूसरा, मेरा एक गार्डनिंग मुझे पसंद है, तो मेरे जो प्लांट्स से कुछ नए लेकर आने थे, तो मैं रूट प्लान किया हुआ था अपना कि मुझे ये काम करने हैं, तो रूट प्लान था, उससे मेरा टाइम बचा। अब टाइम, देखो आप ये नहीं कि सिर्फ टाइम की कीमत अंबानी के लिए है कि एक सेकंड में 1 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाएगा, वरना भाई मेरे टाइम की भी तो कीमत है। और मेरी वजह से किसी और को ना वेट करनी पड़े, उसकी भी टाइम की वैल्यू है। जब आप वैल्यू करना शुरू करेंगे ना अपने टाइम की, और दूसरा कोशिश करिए समय से उठना शुरू कर दो सुबह। सुबह जो व्यक्ति वाकई में, ये हमारे कहा बुजुर्ग भी पूर्वज है कहते वो। हैं, पूर्वज भी कहते हैं हमारे लिखा गया है सब चीजें, लेकिन एक्चुअली ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, मैंने तो किया। ओके सुबह आप टाइम से उठो, आप और मॉर्निंग प्लानिंग दिनचर्या अपनी आप मेंटेन रखें, आप ओके लाइफ सॉर्टेड। ओके। सो नेक्स्ट आई वांट टू नो और ऑडियंस वांट टू नो कि ये जो जर्नलिज्म है करियर, इसमें आप कैसे आए और कोई ऐसा लाइफ लेसन है जो आप अब तक लेके चलते हैं, मतलब कि ये डिप्लोमेटिक कांस्टेंट है। जर्नलिज्म में कैसा है, डिप्लोमेटिक आंसर देना है या नहीं नहीं, रियल रियल रियल? चाहिए। बिल्कुल, वो जैसे पॉडकास्ट में जो सच बताते हैं, ऐसा लगता है कि सच वाला, जरूरी नहीं है, ट्रुथ एंड पर हमें सच चाहिए। ट्रुथ एंड डेयर वाला सच चाहिए। हाँ, देखिए, स्कूलिंग जब मेरी गीता की भी ला सकते हैं वैसे। मैंने दिल्ली से मेरी स्कूलिंग है, हाँ, दिल्ली में पला बढ़ा, दिल्ली का ही हूँ मैं। तो पेरेंट्स तो सोच के चलते हैं अपने बच्चों के लिए कि ये बनेगा या वो बनेगा या बनेगी। लेकिन मैं बड़ा हैप्पी गो लकी टाइप का अभी भी हूँ काफ़ी हद तक, और गो विद द फ्लो टाइप था कि मेरा जो सीन। भी है उसमें बेस्ट देना है। चल रहा है अपना चीज़ें। अच्छा, फिर क्या हुआ स्कूल के बाद में, जब कॉलेज में जाना था या ग्रेजुएशन करनी थी, तो मेरी मदर लेकर आई सीए का फॉर्म।
ओके। तो मुझे याद नहीं, शायद 2100 रुपये का था या ऐसा कुछ था। तो सीए। ओके। हाँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट आप बन जाओ, या फिर आप यूपीएससी की तैयारी करो, या एलएलबी जो होता है, जो 12वीं के बाद 5 साल का होता है, हाँ। वो करो, साथ साथ जुडिशरी की तैयारी करो। ओके। तो मतलब कॉम्पिटिटिव ये एग्जाम का। 3 ऑप्शंस थे। और पापा का था कि बिजनेस ज्वाइन करना है तो अपना तुम वो करो। तो पापा ने अपनी स्कीम लगाई। ओके। अपने अपने ऑफिस पापा के नहीं बैठा जाके, तो पापा ने अपने फ्रेंड के ऑफिस भेज दिया मुझे कि चल तू वहाँ आके सीख ले, ये कुछ वेबसाइट डिजाइनिंग सीख ले, और तेरे को अपनी तरह छुट्टियां हैं अभी, तो तेरे को कुछ पॉकेट मनी मिल जाएगी। उनका अपनी स्कीम थी वाली। ओके। लेकिन मेरे फ्रेंड्स ऐसे भी रहे हैं जो आगे इसमें बताऊंगा बाद में। तो खैर मैंने लेकिन वो सीए तो खैर मुझे नहीं करना था। हाँ। तो मैंने उसको चुपचाप मम्मी को बिना बताए बेच दिया उसको। उस फॉर्म बेच दिया? मैंने अपना फॉर्म बेच दिया मतलब मेरे फ्रेंड को लेना था। मैंने उसको बोला, मैं कहा सुन, तू सीए कर, तू सीए बनना चाहिए, तेरी मैथ्स अच्छी है, तेरा अकाउंटेंसी अच्छा है, तेरे को अच्छे मार्क्स भी आए हैं, तो जो आपको खुद को नहीं करना था। मुझे नहीं करना था। कह रहा हाँ लेना तो है। मैं कहा तू कहाँ धक्के खाएगा, कहाँ लाइन में लगेगा, मेरे पास पड़ा है फॉर्म, ले ले। तो 2100 रुपए। अब मम्मी ने तो उसको वो वापस मम्मी को दे दिया या अपने पास रख लिया? नहीं, उसको लड़के को मैंने दे दिया। वो सीए बन गया, बाय द वे। अच्छा, बन गया? वो बन गया सीए, और अच्छा सीए, अच्छा काम मैं कर पूछ रही हूँ, जो वो मनी मिला वो मम्मी को वापस दे दिया या? नहीं, वो तो बाद में उनको पता लगा, जब टाइम आया कि तेरा रोल नंबर क्यों नहीं आया। अच्छा। एंट्रेंस एग्जाम का। तो मैंने कहा आएगा, मुझे क्या पता क्यों नहीं आया, पकड़ा गया था। ओके। तो चलता है उस टाइम पे, सब चीजें हम शरारतें करते थे। तो लेकिन मुझे ये था कि मुझे इतनी लंबी पढ़ाई करनी पड़ेगी। एक उस समय ऐसा होता है, देखो इसलिए ना संगत बहुत जरूरी होती है कि आपकी संगत कैसी है। तो एक चीज ऐसा भी होता था, अब ये लिंक है दोनों तीनों चीजें, और अक्सर आप लोग भी ऐसा करते होंगे कि जब एक टाइम होता है ना, कॉलेज में जब लोग होते हैं या कॉलेज में जाने वाले होते हैं, समय बहुत होता है। और उस समय सबसे जरूरी चीज अगर कोई होती है तो वो होता है दोस्त का साथ। लड़कों में बहुत होता है, भाई है मेरा, भाई कहाँ जा रहा है, अरे साथ चल, लड़कों में दोस्त नहीं होता, ये तो भाई है मेरा, चल बैठ चल। अब एक फ्रेंड का इंटरव्यू था, हमारा काफी क्लोज फ्रेंड था मेरा। उस टाइम तो खैर सारे क्लोज फ्रेंड लगते थे। तो उसका इंटरव्यू था। तो कहाँ इंटरव्यू, फलानी जगह इंटरव्यू, जीके जाना इंटरव्यू देने। तो चल जीके हम भी चलते हैं, वापसी मोमोज खाए आएंगे। तो फ्रेंड है कि साथ चल गए। एक फ्रेंड का इंटरव्यू है, 4 लड़के साथ जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं पता नहीं, बॉडीगार्ड करने। तो अब उसको हमने छोड़ दिया, उसका इंटरव्यू हो गया। अब वो वॉक इन इंटरव्यू था। वॉक इन इंटरव्यू में गए जी, वॉक इन इंटरव्यू में बैठे। तो फर्स्ट राउंड जो लड़का आया था उसका नहीं क्लियर हुआ, मेरा क्लियर हो गया। और एक लड़का और तो उसका क्लियर हो गया वॉक इन इंटरव्यू। कम्युनिकेशन स्किल्स थी, कम्युनिकेशन स्किल्स पे था। तो कम्युनिकेशन स्किल्स शुरू से ठीक रही हैं। घर में थोड़ा सा ऐसा जब मौके मिले, स्टेज वगैरह पे मैं परफॉर्म कर रहा था, तो पब्लिक स्पीकिंग कभी कोई दिक्कत रही नहीं मेरे लिए। हो गया जी। तो वहां पे सेकंड या थर्ड राउंड के अंदर एक व्यक्ति मुझे मिला, जो अपनी उसने बात बताई कि भाई मैं इतने साल मैंने मेहनत करी, यूपीएससी की तैयारी करी, और मेरा आखिरी अटेम्प्ट था, वो भी निकल गया, मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया। तो नहीं हो पाया, कई लोग नहीं हो पाते। लेकिन उससे ना मैं डर गया, और मैंने कहा यार अगर और ये वो जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए आया है जिस जॉब के लिए मैं फर्स्ट ईयर का लड़का भी वहां पर पहुंचा हुआ हूँ, और आपका क्लियर हो गया है और मेरा क्लियर हो गया है। तो मैं कह रही तो बहुत ही बेकार चीज है। अब हो सकता है उसको सही मार्गदर्शन बेचारे को नहीं मिला होगा, या आप यूपीएससी की आपने प्रिपरेशन किया है और ईमानदारी से अगर आपने काम किया है, पढ़ाई की है, रिसर्च किया है, नहीं भी हो पाया तो और बहुत सारे ऑप्शंस थे। आपको कॉल सेंटर की जॉब में आने की आवश्यकता नहीं थी। हो सकता है उसको सही मार्गदर्शन नहीं हो रहा होगा, या हो सकता है उसने हवाबाजी में भी कह दिया होगा, तब अकल नहीं थी मुझे ये वाली। लेकिन मैं डर गया, मैं कहा यार मुझे नहीं करना है, मेरा तो 6-7 साल मैं तैयारी करूंगा, नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। टाइम वेस्ट हो जाएगा। और दूसरी बात फिर ये भी होता है कि अक्सर जैसे फैमिली का प्रेशर भी होता है, सब चीज़ें होती हैं। तो भाई अगर कल को हमें कोई लड़की पसंद आ गई, अपनी पसंद की शादी करनी हुई, और ऐसा हुआ कि हम अभी तैयारी ही कर रहे हैं, वेब सीरीज भी है इस टाइप की, हम तो तैयारी करते रह जाएंगे, घर अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पाएंगे, कल को भागना ही पड़ जाएगा। परिवार के अगेंस्ट जाके नहीं, भाग के भी कहाँ जाओगे। तो मैंने कहा यार ये तो स्कीम गलत हो जाएगी। तो मन में एक ये विचार आ गया कि क्योंकि मेरे लगभग जितने सीनियर मेरे रहे फ्रेंड्स, भैया लोग जो थे, लगभग सभी की गर्लफ्रेंड्स थी, जो शादी वादी की प्लानिंग कर रहे थे। कोई घर वाले से माना या मनाया उन्होंने घर वालों को, तमाम प्रेशर के साथ जो भी हुआ। तो एक वो भी प्रेशर आया। खैर, तो मैंने कहा यार ये तो अपने से नहीं हो पाएगा। और 5 साल फिर वो एलएलबी वाला भी, मैं कहा नहीं, ये भी बहुत लंबी स्कीम है। 3 साल कॉलेज करते हैं, और मतलब कुल मिला के आपको पढ़ाई नहीं करनी थी। मुझे लॉन्ग टर्म स्कीम में नहीं घुसना था, और जिसमें रिस्क है आगे।
एक्चुअली अब लगता है कि वो रिस्क नहीं था, मुझे वो करना चाहिए था। ओके। या मुझे क्या, ऐसा नहीं कि मुझे दुख है कि मैंने वो नहीं किया, क्योंकि जो मैं कर रहा हूँ एक्चुअली मुझे पसंद यही है। ओके। फिर मैंने विचार ये किया कि पहले कॉलेज जाते हैं और फिर देखते हैं। मेरे मामा ने भी एक स्कीम बताई कि कॉलेज जाओ, और कॉलेज में जब आप जाते हो तो आपके पास में पढ़ाई के अलावा और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के मौके होते हैं। आपकी पर्सनैलिटी को वो ग्रूम करती है, वो आपको कई तरह से अपग्रेड करती है। और एक्चुअली ये हुआ। अगर मैं देखता हूँ कि जो बहुत इसका फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कि आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई है, आपकी संगत, अगेन आपका एक्सपोजर कितना है। अब वो एक्सपोजर देखो आपको कहीं पर भी मिल सकता है, जरूरी नहीं है कि आपको कॉलेज जाके एक्सपोजर मिलेगा, आपको कहीं भी मिल सकता है। लेकिन मुझे एक्सपोजर कॉलेज में जाके मिला। स्पोर्ट्स का, एक्टिविटीज का, डिबेट एंड डिस्कशन सोसाइटी थी, उसका जनरल सेक्रेटरी था मैं। तो जो पब्लिक स्पीकिंग वाला जो एक मुझे अच्छा लगता था, वो समझिए कि 1000 गुना बढ़ गया फिर वो। लीडरशिप क्वालिटी मेरी यहाँ पे डेवलप हुई जाके। वहां पर एक नेशनल सर्विस स्कीम होती है जिसमें हम सोशल सर्विस करते हैं वॉलंटियर्स बन के। तो मैं उसमें गया, उसका मैंने लीड किया, उस टीम को रिप्रेजेंट किया मैंने अपने कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को। तो उसने लीडरशिप, सोशल सर्विस और एक वो ना एक बीज बो दिया मेरे अंदर कि भाई समाज के लिए कुछ करना है। अंतिम गोल ये है कि कुछ करना है, देखो कोई वैल्यू प्रोवाइड करना, कुछ तो करना है। ऐसा नहीं ना कि हम पैदा हुए, बड़े हुए, खाया कमाया, फिर एक दिन मर गए। तो बैक टू द बेसिक सवाल, तो कॉलेज अपना कंप्लीट हो गया। फिर अगेन एक दोस्त का ऑडिशन था, हम पार्टी करी, हमने 3 दोस्त थे, चौथा मैं, पार्टी की। वो लोग मेरे घर पे स्टे बैक किए। और स्टे बैक के बाद में एक फ्रेंड का अगले दिन ऑडिशन था मॉडलिंग का। तो हमने कहा भाई चल हम भी चलते हैं। ऑडिशन देने गए, वहाँ भी हो गया। मैडम वहाँ बैठी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि आपका भी ऑडिशन है? तो मैं कहा हाँ मेरा भी ऑडिशन है। और कोई तैयारी तो कोई थी नहीं। उन्होंने मुझे एक बास्केटबॉल दी एक, कि आप कुछ खेलो उससे और वो शूट करेंगे हम। कोई स्क्रिप्ट नहीं, कुछ नहीं, बस खेलना था। अब क्या होता ना, मैं तो बिना प्रेशर के गया था, मुझे सिलेक्ट होना नहीं था। तो मैं अपना खेल रहा था, नेचुरल खेल रहा था। मैं उसको कभी ऐसे निकालूं, बॉल को भी ऐसे करूं, एक साइकिल दे दिया कि इससे कुछ कुछ करो आप। और वो सिलेक्शन मेरा हो गया। उनको ऐसा ही टीनेजर बॉय चाहिए था। तो आई स्टार्टेड माय मीडिया करियर एज अ मॉडल, यू कैन से, प्रोफेशनली। कॉलेज में रहते हुए इवेंट्स के एंकरिंग की, और उसके बाद में फिर मैं टीवी न्यूज मीडिया में आ गया, और अब फिलहाल तो वही चल रहा है। मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है, हमें मीडिया में एक न्यूज दिखाई जाती है, टीवी पे एक न्यूज चल रही है, बट वो कैमरे पे एक चीज है हमारे पीछे, कैमरे के पीछे क्या हो रहा होता है? आई जस्ट वांट टू नो द ट्रूथ बिहाइंड द कैमरा। कैमरा के पीछे कैमरामैन खड़ा होता है? नहीं, कैमरे के पीछे मतलब कैमरा ऑफ हो चुका है। मतलब कैमरा ऑफ हो गया है, सो जो भी आपके पास कोई न्यूज़ है। अब ये अलग अलग तरह की न्यूज़ होती है। मैं मतलब वेग नहीं जाके इसको शॉर्ट बताता हूँ आपको मैं। प्लानिंग होती है, जबरदस्त प्लानिंग होती है, और रिसर्च भी होती है, एक बहुत बड़ी टीम होती है। आप कैमरा के सामने देखते हो एंकर्स को, अगर वो मैक्सिमम जो एंकर्स आप देखते हो जो पढ़ रहे होते हैं, तो वो टीपी होता है, टेलीप्रॉम्प्टर पे टेक्स्ट आ रहा है, वो पढ़ रहे हैं। लेकिन उसके पीछे पूरी टीम होती है। उसके पीछे जो सबसे इंपॉर्टेंट टीम होती है किसी भी चैनल की, उसको हम बोलते हैं असाइनमेंट टीम। जो रिपोर्टर्स की टीम होती है, असाइनमेंट की टीम होती है, जो पूरा कोऑर्डिनेशन करते हैं, सारा इनपुट, जो भी खबरें आ रही हैं। फिर एक टीम होती है आउटपुट, जो उसको फिल्टर करती है, क्या निकलना है, उसको उसको फाइन ट्यून करती है, उसके स्क्रिप्ट को सजाती है, लिखती है, पूरी स्क्रीन सजाती है कि इसमें कौन सा ग्राफिक जाएगा, इसमें कौन सा टेक्स्ट जाएगा। जो आप देखो पंच लाइंस आती हैं, जो आप ब्रेकिंग न्यूज जो लिखी हुई आती है ना, तो उसमें बहुत सारे आप राइमिंग वाली भी लाइंस देखते हो। तो पूरी एक टीम होती है जो बनाती है उसको। फिर एक एडिट टीम होती है। कैमरा का पूरा एक सेटअप होता है। जो हमारी प्रोडक्शन टीम होती है, बहुत ह्यूज टीम होती है। उसके अलावा अगर हम फील्ड से लाइव कर रहे हैं, तो ओबी इंजीनियर होता है, ओबी का ड्राइवर होता है जो तार को बिछाता है। अब वहाँ पे कीचड़ भी होती है, कभी गोबर भी होता है, कोई पान के पीक से लोग डिजाइन भी बनाते हैं, पेंटिंग बनाते हैं सड़क के ऊपर ना, वो लोग भी होते हैं। लेकिन वो सोचिए आप लोग, एक ही थॉट होता है, शो मस्ट गो ऑन। हमें अगर 9:52 पे लाइव जाना है तो आंधी आए, तूफान आए, कुछ आ जाए। और उसमें आप कितने सीनियर एंकर्स भी होते हैं। ऐसा भी होता है, कल ही मैंने शो किया, शो का टाइम बिल्कुल हम क्लोज आ गए थे, एक मेरे फ्रेम में कुर्सी आ रही थी, और वो फ्रेम में कुर्सी अच्छी नहीं लग रही है। अब मैं इतनी देर वेट करूं कि कोई आएगा सपोर्टिंग
और वो हटाएगा, तो मैं खुद दौड़ के गया, ऐसा हाँ। कुर्सी आ रही है फ्रेम में, दौड़ के गया, कुर्सी उठाई, सारे गेस्ट बैठे, सारे पैनल बैठा हुआ है, और आप और कर उसको रहे हैं। उठा के मैं तुरंत वहां रखा है, प्रोडक्शन हेड वहां से दौड़ के आए, वो उठा के, तो एक टीम काम करती है पूरी की पूरी, और बड़ा मजा आता है, बहुत मजा आता है जब हम फाइनल प्रोडक्ट देखते हैं उसका, तो सेटिस्फैक्शन वो लगता है हाँ यार आज हमने अच्छा काम अच्छा किया। काम कर लिया। अगर हमने कोई न्यूज़ अच्छे से कवर करके दिखाई आपको, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, जैसे अब देखो ना, आप बाढ़ आ गई, लॉकडाउन लग गया, कोविड आया था, लॉकडाउन लगा था, कहीं पे फ्लड लाइक सिचुएशन हो गई है, हाँ, दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, हाँ, लोग सब भाग रहे हैं, हाँ, लेकिन उन सारे मीडिया को स्पॉट जाना पे है। हमें पहुंचना है, अगर हम नहीं पहुंचेंगे तो आप तक वो खबरें कैसे पहुंचेंगी, वो विजुअल्स कैसे आएंगे आपके पास। अब आंधी आ रहा है, तूफान आ रहा है, वहां पे रहने की जगह नहीं है, वहां पर आप सोचो जो बेसिक आपकी जरूरत है, सोचिए कोई फीमेल रिपोर्टर भी है, मेल भी है, उनको सोचिए वॉशरूम तक की वहां पे व्यवस्था प्रॉपर नहीं होती है, खाना पीना तो छोड़ दीजिए, कैसे करेंगे मैनेज, कैसे नहीं करेंगे, लेकिन वो जाते हैं, यहाँ तक पानी में डूब डूब के भी जाते हैं। एक्चुअली वो जर्नलिज्म है ना, वो है। मतलब कि जब बात आती है कि लाइव आपको टेलीकास्ट करना है, मतलब ऑन फील्ड करना है, तो वो ज्यादा हार्ड हो जाता चैलेंजिंग है, बिल्कुल चैलेंजिंग है। अब देखो ना, इतनी अभी गर्मी है, सर्दी है, बरसात है, अब सुबह सुबह टेम्परेचर इतना डिप हो गया है, अगर हम नहीं दिखाएंगे कि इतना हो गया, क्योंकि देखो प्रोटोकॉल्स भी होते हैं, अगर टेम्परेचर इतना नीचे चला गया या पानी इतना बढ़ गया यमुना में, तो सरकारों को एक्टिव भी करना पड़ेगा। हाँ। तभी उनका जो डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग हैं, ऐसे नहीं कि वो सो रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ना प्रेशर आता है मीडिया का कि टेम्परेचर इतना डाउन हो गया, तो आपको जो आपके जितने आपको होम बनाने लोगों के लिए, जो होमलेस पीपल है उनके लिए आपको एफर्ट्स करने हैं, तो थोड़ा सा एक्टिव हो जाती है चीजें, फिर ग्राउंड से जाके दिखाते हैं कि ये बन गया नहीं बना है, तो थोड़ा सा देखो, सरकार एक सिस्टम है, उस सिस्टम को कौन चलाता है, आप और हम जैसे लोग चलाते हैं। हाँ। और हम और आप जैसे लोगों के अंदर भी एक व्यक्ति का वो नहीं होता, रोल नहीं होता, कई लोगों का रोल होता है। हो सकता है ऊपर अधिकारी ने बैठ के बोला कि हाँ जी कर दो उस काम को, नीचे वालों को कॉन्ट्रैक्ट दिया, एजेंसी ने नहीं काम करा, हाँ। तो आप दोष किसको दोगे, सरकार को दोष दोगे, आप दोष सबसे पहले मीडिया को दोगे, मीडिया को दोष देना तो ट्रेंड बन गया है। तो इसीलिए एक सिस्टम को जगाए रखने के लिए एक प्रयास हमेशा चलता रहना चाहिए कि ग्राउंड की हकीकत दिखा दी हमने वहां पर कि भैया यहाँ चीजें ठीक नहीं चल रही, इन लोगों को अभी तक फूड नहीं मिला, इनको रहने की जगह नहीं मिली है, तंबू नहीं लगे इनके अभी तक, तो वो बड़ा होता है। सिचुएशन अलग अलग होती हैं। अब उत्तराखंड की डिजास्टर हुआ था, वहां भी गए हम लोग, तो वो टाइम भी था कि 2013 का हुआ, डिजास्टर हुआ, लोग फंसे हुए, लाशें हैं, लोगों को जैसे तैसे लाया गया, अब लाशें ला ही नहीं पा रहे ऊपर से नीचे, तो सोचा चलो वहीं क्रिमेट कर देते हैं, लोगों को लकड़ियां पहुंचाते हैं। मौसम इतना खराब हुआ कि लकड़ियां तक पहुंचाना मुश्किल हो गया। लाइफ में ऐसे मोमेंट आ जाते हैं कि आप लाइव कहते रहते हैं ना, कभी कभी आंखों में आंसू आ जाते हैं, हम भी तो इंसान हैं, जब इतनी त्रासदी देख रहे हैं वहां पर, इतनी जिंदगियां जाया होती हुई देख रहे हैं, तो कितना ही कंट्रोल करो, कई बार ऐसा होता है कि इमोशंस बाहर आ जाते हैं, कभी कभी गुस्सा भी बाहर आ जाता है, कभी कभी आंसू भी बाहर आ जाते हैं, और कभी कुछ फेस्टिवल है, ऐसा मौका है कि वहां पे अगर श्री राम की धूम बज रही है और राम मंदिर बन रहा है, तो अंदर से जय श्री राम भी निकलता है, हाँ, भक्त भी निकलता है अंदर से। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है मेरा, ऐसे मोमेंट्स आते होंगे जब आपका पर्सनल ओपिनियन जो है वो अलग है और प्रोफेशनलिज्म अलग है, हाँ। मतलब आपके इमोशंस, जो आपका खुद का पर्सनल थॉट प्रोसेस है, वो कुछ और कह रहा है कि नहीं यार ऐसा नहीं, हाँ। और बट वो प्रोफेशनली आपको डिफिकल्ट होके करना ही पड़ेगा, हार्ड होके करना ही पड़ेगा, ऐसा होता है? देखिए ये बिल्कुल होता है, लेकिन मुझे लगता है ये उन लोग के साथ में होता है जो जर्नलिज्म को किसी एजेंडे के साथ लेके चल रहे हैं, जिनका अंतिम एजेंडा कुछ और है, जिनका या तो किसी की पीआर करनी है, या जिनको कोई पॉलिटिकली कुछ माइलेज चाहिए, या जिन पर कोई इस तरह का प्रेशर है। लेकिन ऐसे बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको फर्क ही नहीं पड़ता, वो जर्नलिज्म में आए हैं शौक के लिए आए हैं, पैशन है। ओके। तो मुझे पता है कि मैं फैक्ट्स पे अगर बात नहीं करूंगा ना, और अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, तुरंत ट्रोलिंग हो जाएगी, हाँ। तो मेरी क्रेडिबिलिटी क्या रह जाएगी? अब मैंने आपको स्टार्टिंग बोला भाई गूगल कर लो, हाँ। अब गूगल कर लो, सोशल मीडिया पे जाके देख लो, आज तक मेरे किसी भी फैक्ट पे, क्रेडिबिलिटी पे, या किसी भी स्टेटमेंट पे मुझे कोई ट्रोल नहीं कर सकता। पर इसमें जैसे आपने बताया पूरी टीम काम कर रही होती है, इनपुट कोई और ले रहा होता है और आउटपुट कोई और दे रहा होता है, तो अगर आप लाइव हो, आप एंकरिंग कर रहे हो, तो उन फैक्ट्स को आप चेक करते हो पहले कि हाँ ये सही है या नहीं, या फिर आपको देखिए हाँ, उसके लिए पढ़ना पड़ता है, तो नहीं उसमें पढ़ना पड़ता है। अगर मान लीजिए कोई एंकर स्टूडियो में है, तो उसके पीछे क्रेडिबल टीम होती है, उसके पीछे एक बंच ऑफ एडिटर्स होते हैं, फिर एक मैनेजिंग एडिटर होता है, तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी फैक्ट दे दोगे उसको और एंकर को पढ़ना पड़ जाएगा। और ये चेक एंड बैलेंस बना के चलना पड़ता है। जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो सारे अपने इस चेक एंड बैलेंस को देख के चलते हैं।
लेकिन हाँ, पांचों उंगलियां इससे नहीं होती हैं। कई तरह के लोग हैं जो आज आपको टीवी पे दिख रहे हैं, कल किसी पॉलिटिकल पार्टी में दिखेंगे आपको, चुनाव लड़ते हुए दिख जाएंगे आपको किसी पार्टी से। तो इस तरह के लोग भी होते हैं, और इस तरह के लोग भी होते हैं कि किसी नेता का हैप्पी बर्थडे है और उसके हैप्पी बर्थडे में जाके कुछ छोटा मोटा गिफ्ट लेके भी वीडियो दिखा दी किसी अन्य प्लेटफॉर्म पे। बड़े संस्थानों में चीज़ें थोड़ी प्रोफेशनल होती हैं। हाँ, ये चीज़ हो रही है आजकल, मतलब ऑडियंस को ट्रस्ट नहीं रहा है। मैंने इससे रिलेटेड एक पोल भी डाला था अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। जितने क्वेश्चंस मुझे वहां से मिले वो ट्रस्ट के ऊपर ही थे। हाँ, और काफी वही क्रेडिबिलिटी। हाँ, वो मैं आपसे लास्ट में पूछूंगी, मतलब वो क्वेश्चंस भी मुझे आपसे पूछने हैं। बट अभी के लिए मुझे ये जानना है, जैसे ऑडियंस का जो ट्रस्ट है वो मीडिया से हटता जा रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या मेन रीजन है इस चीज के ऊपर कि वो अब ट्रस्ट नहीं कर रही है? उनको दिखता है तो वो उस पर शक करती है। और आप ऐसा क्या कर सकते हैं या मीडिया अपनी तरफ से ऐसा क्या कर सकती है जिससे उनका ट्रस्ट रीगेन कर सको? देखिए, पहला मुझे रीजन लगता है कि जो जल्दबाजी की आपाधापी है ना, ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले हम दिखाएंगे, सबसे पहले हमारे पास हो, तो गलत भी चला देते हैं कुछ लोग। इन्फॉर्मेशन पूरी आई या नहीं आई, लेकिन चला दो, बस चला दो, हाँ डाल दो, या सनसनी फैला दो। ये चीजें हुई हैं, कुछ लोगों ने ऐसा किया है। जिस टाइम पे ये ऑपरेशन सिंदूर का चल रहा था, उस टाइम पे इतना हो गया था कि हमने पाकिस्तान का ये कर दिया, वो कर दिया। हमको लग रहा था सुबह तक पाकिस्तान नहीं बचेगा, पर वो सब गलत था, इतना नहीं हुआ था। नहीं, इसमें ठीक है, आप अपनी बात पूरी करें, मैं आपको बताता हूँ मैं। हाँ, इतना नहीं हुआ था। उसके अलावा भी और न्यूज होती हैं जो चला दी जाती हैं, एंड बाद में जब फैक्ट्स चेक करते हैं तो नहीं होता है। देखिए, अब इसमें 3 चीजें आपने जोड़ी हैं, मैं आपको तीनों का बताता हूँ। सबसे पहले आपने कहा कि ट्रस्ट इश्यूज क्यों हो गए हैं, तो उसका एक बेसिक जो कारण है कि सबसे पहले चलाने की जो जल्दबाजी जो है ना, होड़ जो है, उसमें कभी कभी बिना चेक किए फैक्ट्स को, कुछ जल्दबाजी में ऐसे लोग खबर को चला देते हैं। कुछ जगह पर ऐसा कुछ लोगों के साथ में हुआ है, लेकिन उसकी वजह से आप सारे एंटायर मीडिया को या सब जर्नलिस्ट को आप लपेटे में ले लें, वो गलत है। दूसरा, आपने ऑपरेशन सिंदूर की बात की, पाकिस्तान का ये हो गया, पाकिस्तान का वो हो गया। देखिए, उसमें 2 चीजें हैं। मैं एज अ जर्नलिस्ट बताऊंगा पहले, फिर एज अ एक पर्सन बताऊंगा। एज अ जर्नलिस्ट उस समय की जितनी चीजें आ रही थी ना, वहां पे कोई बहुत क्रेडिबल सोर्स नहीं है। यहाँ वहां से खबरें गैदर की जा रही हैं, इंटरनेशनल मीडिया से की जा रही हैं। और बीइंग अ जर्नलिस्ट, हमें उसमें एक अलग वॉरफेयर चल रहा है, एक जंग चल रही है ऑपरेशन सिंदूर की, जो वहां से अटैक को रोकना है, डिफेंस मजबूत करना है। और उनका हमें बेसिकली अपना, इसको बोलते हैं ना, काउंटर इंटेलिजेंस जो हमारा काम कर रहा था, जिसे हम काउंटर डिफेंस भी बोलते हैं, कि वो हमें मारने वाला है, उससे पहले उसका रनवे उड़ा दो, उसका जहाज ही नहीं उड़ पाएगा, हमें पता है, वरना उड़ेगा तो मारेगा, तो हम डिफेंस बाद में करेंगे, पहले मारो उसको। वो काम कर रहा है। लेकिन एक कम्युनिकेशन वॉरफेयर चल रहा था। पाकिस्तान और पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले बहुत सारे एजेंसीज जो बाहर विदेशों में बैठी हुई हैं, वो प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश में लगी हुई हैं। वो ट्विटर पे अपना चला रही हैं कि इंडिया में ये हो गया, इंडिया में वो हो गया। तो उनको भी जवाब देना है कि सुनो, तुम्हारे पाकिस्तान का तो बैंड बज चुका है। खलबली मचनी जरूरी है उनके, उन डर फैलाना भी बहुत जरूरी होता है, और उनका जो वो प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उसको डाउन करना भी जरूरी है। तो ये काम भी किया गया है उस समय, डेफिनेटली किया गया होगा। अगर मुझे फ्री हैंड मिलता तो मैं अपना ट्विटर तो मैं भर देता, उड़ा दिया पाकिस्तान, जाओ खेल दो, जाओ, जिसको जो सोचना सोचो। क्योंकि वो लोग ये कर रहे हैं, वो कह रहे हैं अरे दिल्ली मिसाइल मार दी, अरे ये कर दिया, अरे वो न्यूक्लियर बटन दबा दिया पाकिस्तान ने, क्या क्या नहीं चला उस टाइम पर। तो बहुत सारा ना, सो वी वर लाइक वॉचिंग ओनली द वन साइड, उधर दूसरी साइड भी है। देखिए, भारत की इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए बहुत से देशों के लोगों के अंदर उनके पेट में दर्द होता है, वो परेशान होते हैं, वो मौका नहीं छोड़ते भारत के अंदर कुछ भी प्रोपेगेंडा फैलाया जाए। तो जब ये पाकिस्तान वाला जो एपिसोड चल रहा था, तो उन्होंने अपनी तरफ से बहुत प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की कि यहाँ मिसाइल कर गई, वहां मिसाइल कर गई, मुंबई में मिसाइल कर गई है, दिल्ली में मिसाइल दाग दिया पाकिस्तान ने। तो वो प्रोपेगेंडा को तोड़ना जरूरी था, पहली चीज। जर्नलिस्टिक अप्रोच से अगर हम बात करते हैं, तो कोई बहुत ऐसा तो नहीं है कि वहां सब रिपोर्टर सब बता रहे हैं। जो रिपोर्टर भी हैं हमारे वहां पे, जिनने टाइप भी किया हुआ है, उन पे ऊपर ज्यादा प्रेशर है। हम यहाँ बैठे के ना, अपने लोकतंत्र हमें जो मजबूती देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, वो पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में उन सब जर्नलिस्ट को खतरा था अपनी जान का, कि अगर वो वहां बैठ के जो हमारे पेरोल पे हैं, भारतीय चैनल्स के साथ टाइप किया हुआ है, एजेंसीज होती हैं, इंटरनेशनल एजेंसीज के रिपोर्टर्स होते हैं, सबको खतरा था कि अगर वो इन्फॉर्मेशन कुछ बाहर देंगे, सच्चाई बताएंगे, तो उनको खतरा हो जाएगा। इन्फॉर्मेशन वहां से भी लेट आ रही थी, पूरी नहीं आ रही थी, अधूरी आ रही थी, या ये भी खतरा था कि गलत भी आ रही होगी। तो उस सबका चेक एंड बैलेंस बना के किया गया। अब एज अ पर्सन आ जाओ आप,
भाई जब इतना प्रोपेगेंडा आप फैलाने की कोशिश करोगे कि यहाँ मिसाइल मार दी, वहाँ मिसाइल मार दी, इंडिया के ऊपर अटैक कर दिया, पाकिस्तान ने ये कर दिया, वो कर दिया, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि सुनो हमने तुम्हारे साथ क्या क्या किया। पैनिक फैलना बहुत जरूरी होता है। युद्ध होता है ना, तो युद्ध में साम दाम दंड भेद सब लगाए जाते हैं। कुछ भी करके हमें युद्ध जीतना है। एक वो कहावत है ना, प्यार में और जंग में सब जायज है। आप सोचिए कि सब जायज है। उनमें उनका जो बॉर्डर पे बैठा हुआ कोई सैनिक है, किसी चेक पोस्ट पे बैठा हुआ कोई संतरी है, उसके पास तो ऑर्डर आ नहीं रहा ना ऊपर से सही में देश में क्या चल रहा है। वो इंटरनेट ही देख रहा है, वहां तो केबल टीवी भी नहीं काम कर रहा है, वो इंटरनेट स्क्रॉल कर रहा है, इंडिया में क्या चल रहा है, इंडिया में क्या चल रहा है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सर्च किए गए थे इंडियन चैनल्स। पाकिस्तान ने सबसे पहले सारे चैनल्स को अपने यहाँ पे बैन किया, उनके यूट्यूब्स को बैन किया। लोगों ने VPN डाउनलोड कर करके भारतीय चैनल्स देखे हैं। तो उनको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल रही है, भारतीय चैनल से लेने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पैनिक फैलना बहुत जरूरी होता है। उन डर लगना चाहिए। ये आपने मुझे बहुत यूनिक या नया एंगल दिया है, क्योंकि मैंने इस पर्सपेक्टिव से नहीं सोचा था पहले। सैनिक एक जा रहा है, सैनिक की माँ बैठ के घर पे देख रही है, अरे पाकिस्तान की तो भारत ने क्लास लगा दी है। उसकी माँ को डर लगना चाहिए, तो किससे लड़ने जा रहा है बेटा, वापस आ जा घर। वो तो घुसने वाले लाहौर में, बेटा आ जा वापस। उसके बीवी को डर लगना चाहिए, उसको खुद को डर लगना चाहिए, तो किससे पंगा ले लिया। सरकार तो भग गई हमारी, सारे उनके अफसर जाके छुप गए कहीं पे। ये अलग वॉरफेयर चलती है। पैनिक फैलना बहुत जरूरी है। और सही है, क्योंकि सोशल मीडिया पे भी काफी कुछ ऐसा चल रहा था कि जैसे हमारे यहाँ टेररिस्ट पकड़े गए थे, तो उनको जो आई वुड नॉट से द नेम, बट कुछ लोग थे जो ये बोल रहे थे कि नहीं वो इनोसेंट है, उनके साथ गलत हो रहा है, उनके साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। हाँ तो बहुत मासूम है बेचारे, वो तो एक्चुअली मासूम है। वो इतने मासूम है कि उनको लोगों को मार देते हैं बेचारे, वो रेडिकलाइज होके आते हैं, लेकिन है बेचारे मासूम। क्योंकि उसमें देखिए दो तरह की चीजें सामने आई। पहले तो ये हुआ कि एजुकेशन, दूसरा पॉपुलेशन। एजुकेशन नहीं है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। हुआ था उसमें तो वो डॉक्टर था, एजुकेशन की इसी पे आ रहा था मैं इसी पर आ रहा था। अब क्या है, ये इन्होंने एक नया सिनेरियो शुरू किया, ये अपने आप में एक नया मॉड्यूल सामने आया, और दैट प्रोफेशन जिस पर लोग ज्यादा भरोसा करते हैं। और उनकी एक मॉडस ऑपरेंडी ये रही थी कि ऐसे पेशेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाए जो ज्यादा गरीब हैं, जो ज्यादा अपने कल्चर से जुड़े हुए हैं, जो ऑफ कोर्स ज्यादा अवेयर नहीं है, जिनका बड़ा सर्कल नहीं है, जिनके आगे पीछे कोई ज्यादा है नहीं। दूसरा उनका जो मॉडस ऑपरेंडी जो टारगेट था उनका, वो था वो महिलाएं जो तलाकशुदा हैं, जिनके पतियों ने उनको छोड़ दिया है, जिनके बच्चों ने छोड़ दिया है, मतलब वो उनके आगे पीछे कमजोरी का फायदा उठा रहे थे। अब वो बीमार हुआ तो डॉक्टर भी, एक आदमी आप देखो ना, किसी अस्पताल में इलाज कराना किसी गरीब आदमी के लिए कितना मुश्किल काम है। सरकारी में लंबी लंबी लाइनें हैं, कोई से पूछ नहीं रहा, और जिस तरह के रूड बिहेवियर भी होता है ये भी देखा जाता है। प्राइवेट में जाओगे तो प्राइवेट में तो बिल इतना हो जाता है, जो सरकारी स्कीम्स है लोगों को जागरूकता नहीं है वहां तक। तो ऐसे में लोग के पास में प्राइवेट अस्पताल का कोई डॉक्टर आया, हाँ बोले चाचा बताओ क्या दिक्कत है, अरे मैं दवाई भिजवा देता हूँ, अरे मैं देखने आ जाता हूँ, तो अपनापन हो गया। डॉक्टर हो गया उसके लिए भगवान। अब वो उसके लिए वो उसके एहसान के तले दब गया, उस डॉक्टर के, कि यार इस डॉक्टर ने एहसान किया है, इसने मेरे बच्चे की या मेरी जान बचा दी, तो मैं अब इसके लिए क्या करूं, डॉक्टर साहब जो कहेंगे। तो डॉक्टर साहब ने रेडिकलाइज करना शुरू किया, वीडियोस भेजनी शुरू की कि तुम ये करोगे तो तुम्हें 72 हूरें मिल जाएंगी, तुम ये करोगे तो जन्नत में चले जाओगे। एक एक हूर जो है वो 72 फुट की है। ये एक रिलीजन को टारगेट हो रहा है। नहीं तो ये हम एक केस को बात कर रहे हैं, आपने उस केस की बात की है। दिस इज नॉट अबाउट रिलीजन, वी आर टॉकिंग अबाउट अ केस, एंड दिस केस इज रिलेटेड टू दिस काइंड ऑफ रेडिकुलेशन, दिस काइंड ऑफ मॉडस ऑपरेंडी। उसके अंदर डॉक्टर मुजम्मिल ने, डॉक्टर उमर ने, डॉक्टर शाहीन ने जो मॉडस ऑपरेंडी जो यूज की, इसमें जो अभी तक की खबरें सामने आई हैं, उसमें जो निचोड़ निकल के आया, मैं तो आपको वो बता रहा हूँ। इट इज नॉट अबाउट रिलीजन। जो मैंने आपको बताया कि ये एक अलग वॉरफेयर था, जो अभी तक लोग, आप सोशल मीडिया पे जो बातें करते हैं, आप सोचो लेके इस एंगल से कि जो यहाँ बैठ के जर्नलिस्ट जो पाकिस्तानियों की जो फाड़ रहे हैं, ट्विटर पे लिख रहे हैं, जो भारतीय ट्विटर पे लिख रहे हैं कि हम लाहौर में घुस गए, जर्नलिस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो आम इंडियंस की बात कर रहा हूँ। तो क्या उन इंडियंस ने एक पैसे का तो रोल अदा किया ना, सोल्जर्स के साथ में खड़े थे ना, इसका मतलब उन्होंने भी एक जंग लड़ी ना, और वो जीती।
पाकिस्तान में जो पैनिक फैला ना उसके बाद में, वो हम्म वैसे ही पैनिक में थे। हम्म अटैक हुआ उनके एयरपोर्ट पे हुआ, उनको हमने उनका जो कराची एयरपोर्ट था पूरा उसको चॉक कर दिया था, हम्म उनके जो रनवेज थे वो उड़ा दिए थे। तो ये तो हम्म, खबर सामने आई बाद में, हाँ, लेकिन जो पैनिक जो फैला, उस टाइम पे जो पैनिक फैलाना जरूरी जो था जरूरी था, वो किया। इस एंगल से नहीं सोचा था मैं सच में, कि हमें लग रहा है कि सिर्फ वो न्यूज़ दे रहे हैं, बट वो अलग रोल प्ले कर रही है दूसरी बहुत साइड। सारी चीजें देखो ऐसा होता है कि मीडिया कहते हैं चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का। हम्म एक ट्रेंड बन गया है, अब तो ट्रेंड बन गया, अब सभी नेताओं को गाली देते हैं, हाँ, सभी पुलिस वालों को आप बोलते हो रिश्वतखोर है, अब मीडिया भी चपेटे में आ गई है। तो एक ट्रेंड बन गया है। हाँ। और ये एक ट्रेंड सेट किया जाता है। देखो विदेशी मीडिया की हमारे देश के अंदर एंट्री नहीं है हम्म प्रत्यक्ष रूप से, हम्म वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उस तरह से नहीं कर सकते, क्योंकि ये किसी को भी इन्फ्लुएंस करने का सबसे बड़ा साधन है। हाँ लोग भरोसा करते हैं, हम्म मीडिया वाला कुछ दिखाएगा तो बताएगा तो लोग भरोसा करके सुनेंगे। हम्म तो अब या तो ये है कि चाइना की, पाकिस्तान की या टर्की की मीडिया यहाँ पर आ जाए, अपना हम्म प्रोपेगेंडा फैलाए, हम्म वो उनके पास सुविधा नहीं है, हम्म रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो क्या किया जाए भाई, एक काम करते हैं, जिस पे भरोसा करते हैं ना ये भारतीय लोग, उसकी इमेज डाउन करना शुरू करते हैं। ओके। तो एक पूरा एक नैरेटिव क्रिएट किया गया मीडिया के खिलाफ। नैरेटिव देखो, नेगेटिव किसी के बारे में बोलना ना बड़ा आसान है और Easy बहुत है। जल्दी फैलता है। एक आप कभी आजमा के देखना, अगर आप वीडियो बनाते हो, आप वीडियो देखते हो, आपने वीडियो देखी, आपको अच्छी लगी, ठीक है, आपने कहा हाँ अच्छी है, चल ठीक है, पर हम उसको शेयर नहीं करेंगे, हम शेयर नहीं करते, हम लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं वो करते। करेंगे। अगर आपको वाकई बहुत अच्छी लगी होगी ना किसी की हाँ। बात, तो ही आप कमेंट करोगे, हाँ। तभी आप शेयर करोगे या तभी आप सब्सक्राइब करोगे उस चैनल को। तो समझिए आपने पता नहीं कितना अच्छा काम कर दिया। हाँ। आपको देखा 1 लाख लोगों ने, हाँ। लेकिन सब्सक्राइब किया आपको उस हिसाब से शायद 1000 लोगों ने, हाँ। 100 लोगों ने किया होगा। लेकिन आप ये सोचो कि लेकिन अगर कोई उस पर कोई गाली लिख रहा है, कोई वो कर रहा है ना, नेगेटिव डालना, डिसलाइक करना बड़ा आसान होता है, हटा हटा हटा, तो ये एक नॉर्मल फिनोमेना नॉर्मल भी है। देखेंगे ना, कोई Human वीडियोस के nature है। नीचे ट्रोलिंग ज्यादा होगी ये और ह्यूमन अच्छे नेचर है। कमेंट्स कम होंगे। हाँ, तो ये ह्यूमन नेचर होता है। तो ये प्रोपेगेंडा मुझे लगता है फैलाने की पूरी कोशिश की गई। जैसे हमारे यहाँ पे अभी आप पढ़ रहे होंगे, बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक भी है कि जब अंग्रेज आए तो भी भारत की नींव को हिला नहीं पाए, संस्कृति को कोई हिला नहीं पाया। इज इट? लेकिन जब अंग्रेज आए तो एक जो हमारी शिक्षा पद्धति थी, शिक्षा पद्धति को पूरा सा उन्होंने मॉडर्नाइज करने की कोशिश की गई। हाँ। अब जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे अपने रेसिपीज हैं, इंडियन मसाले हैं, जितना आयुर्वेद है हमारा, हम वापस उस पर लौट रहे हैं ना। हाँ। लेकिन और जो हमारे ग्रंथों में लिखा गया, चाहे वो इनफैक्ट बाहर भी उस चीज को स्पेस डेप्थ में, कर रहे हैं। वेपन्स में, स्पेस में, डिफेंस की टेक्नोलॉजी के अंदर उन सब चीजों को इस्तेमाल किया जा रहा है। उनके प्रत्यक्ष प्रमाण है। अब जो चीज प्रत्यक्ष है उसको प्रमाण की क्या आवश्यकता है? हाँ। तो ये एक माइंड सेट किया जाता है, एक माइंड चेंज किया जाता है। तो आप अकबरनामा पढ़ोगे अगर आप, या औरंगजेब का जिसने जीवनी लिखी है उसका दरबारी जो था, तो वो तो अपने मालिक के बारे में अच्छा अच्छा ही बोलेगा ना। सही तो बात है। जो बाहर विदेशों में बैठे जो लोग हैं, वो भारतीयों का भरोसा कैसे तोड़ा जाए उसके लिए सारे हथकंडे अपनाएंगे वो लोग। तो ये आपको डिसाइड करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारे पत्रकार भी बहुत अच्छे हैं, हर तरह के लोग हैं, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। अगर अच्छे लोग हैं तो खराब लोग भी हैं। अगर उसमें कुछ लोग एक तरफ झुकाव है उनका किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ या किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, तो न्यूट्रल पत्रकार भी हैं। और अब तो यूट्यूब सोशल मीडिया का ज़माना है, और आप देखो ना यूट्यूब पे कितने ऐसे पत्रकार हैं जो न्यूट्रल होके बात अपनी रखते हैं। डू यू थिंक कि इन्फ्लुएंसर्स आजकल मीडिया से ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं? मतलब लोग मीडिया पे इतना भरोसा नहीं करते जितना इन्फ्लुएंसर्स पे कर लेते हैं। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है, नेगेटिव चीज़ है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? देखिए, आपने RNI के बारे में सुना है? RNI नहीं। रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर इन इंडिया। ओके। जो हमारी सूचना प्रसारण मंत्रालय है उसका विभाग है एक, RNI। ओके। जब कोई न्यूज़पेपर या कोई न्यूज़ चैनल को लॉन्च करना होता है तो एक लाइसेंस लेना पड़ता है। ये विभाग वो लाइसेंस प्रदान करता है। ओके। वो लाइसेंस आपको तभी मिलता है जब आप उसके लिए क्रेडिबिलिटी आपकी हो, आपकी एलिजिबिलिटी हो, आपके पास सारे तमाम तरह के डॉक्यूमेंट्स हो। लेकिन अब आप आ जाओ इन्फ्लुएंसर्स की दुनिया में आ जाओ आप। अब उस इन्फ्लुएंसर्स की दुनिया के अंदर आने के बाद आप किसी और के नाम से, आप AI के जरिए फेक नाम, फेक शक्ल,
फेक आवाज या यूं कह लो एआई की आवाज, एआई की शक्ल बना के आप कंटेंट क्रिएट करना शुरू कर दो। आप उसमें बॉट लगा दो, आप उसमें उसकी बूस्टिंग लगा दो और अपने व्यूज बढ़ा लो और उसको अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा दो। अब बताओ ये खतरनाक है या अच्छा है? आप बताइए कमेंट करके, ये अच्छा है खतरनाक मुझे है? आंसर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सब इन्फ्लुएंसर्स पर सवाल उठा रहे हैं। हाँ, लेकिन आप ये देखो, आप जितने जर्नलिस्ट हैं, जितने अखबार हैं, जितने न्यूज़पेपर्स हैं, उन सबके पास में वो लाइसेंस है, लाइसेंस तभी है वो और रिसर्च ब्रॉडकास्ट भी कर है। सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं। या अगर मान लीजिए कोई न्यूज़ की वेबसाइट भी चला रहा है तो उसका लिंक है उस अखबार के साथ में जिसके पास में आरएनआई का लाइसेंस है। अब आने वाले समय में आप देखेंगे न्यूज़ वेबसाइट के लिए या न्यूज़ के यूट्यूब चैनल के लिए भी आपको ऐसा सर्टिफिकेट लाइसेंस आपको जरूरत पड़ेगी। तो जो आप लोग जो कुछ भी न्यूज़ का लिख के माइक लेके घूमते हैं यहाँ वहाँ पे, उनको या तो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा या फिर वो फर्जी पत्रकार का उन पर मुकदमा लगेगा। लग जाएगा। बिल्कुल लगेगा। ओके। अब आपको क्या लगता है कि पहले जो जर्नलिज्म थी और जो अब जर्नलिज्म है उसमें चेंज आया, मतलब ओल्ड वर्सेस न्यू, समथिंग लाइक दैट? हाँ, बिल्कुल चेंज आया। दो तरह से मुझे लगता है चेंज आया। एक टेक्नोलॉजी वाइज चेंज आया क्योंकि तो बहुत लंबी जर्नी है ना भाई। पहले पहले के पत्रकार कौन थे? सबसे पहला पत्रकार कौन था बताइए? आई डोंट नो। चलिए आपको आई नो द चैनल दूरदर्शन चलता था, सब नहीं, लोग सुबह सुबह बैठ ये के। मैं दिल्ली का पला बड़ा हूँ। दिल्ली वाले दर्शक अगर देख रहे होंगे तो दिल्ली की रामलीलाएं बहुत फेमस होती हैं। हाँ, दिल्ली की रामलीलाएं बहुत दिव्य भव्य होती हैं। तो रामलीला के अंदर ऐसी हम देख रहे थे तो ऐसी मंच पे एक बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं, वो बताया कि भाई उस समय उनका कोट करके बता रहा हूँ, मतलब मैं आपको ओके। किसी की भावनाएं आहत ना हो जाए इसलिए मैं कोट कर रहा हूँ। ओके। मैं ये मानता हूँ और मैं मानता हूँ, उनको एग्री करता हूँ उनकी बात से। मुझे लगता है जो पहला कोई रिपोर्टर था ना अगर इस धरती पे, इस ब्रह्मांड में, तो वो है नारद मुनि। ओके। जो सबकी खबरें सब तक पहुंचाते थे, सब तक पहुंचाते थे। राइट। अब आप आ जाओ उसके बाद एंशिएंट इंडिया में चले जाओ आप, तो राज दरबार में भी लोग लिखते थे कहानियां, उनकी जीवनी, उसके रिपोर्ट्स। कुछ लोग तो बैठा के रखते थे कि लिखते रहो, हमारी हिस्ट्री बनेगी। यस। तो अब लेकिन अब चलिए अब हम मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं। तो देखिए अखबार जब आए, जब ये लीफलेट्स आने शुरू हुए तो क्रांति यहीं से हुई। आजाद भारत की क्रांति में समाचार पत्रों का सबसे बड़ा योगदान है, सबसे बड़ा योगदान है। वो अपने आप में अगर कोई क्रांतिकारी कैरेक्टर्स अगर आप जानते हो, आप भगत सिंह जी हैं, उन्होंने न्यूज़पेपर से स्टार्ट किया था। ये हमारे वो जो थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने भी पत्रकारिता की बहुत थी ना ऐसे starting पत्रकार में। हैं और जो क्रांतिकारी काम उन लोगों ने किया। ऐसे बहुत सारे पत्रकार भी हैं। खैर हम पत्रकारिता की न्यू एंड ओल्ड की बात करते हैं। तो समाचार पत्रों ने बड़ी भूमिका निभाई। समाचार पत्र थे, फिर टीवी आया, रेडियो आया। अब उसके बाद में पहले आधे घंटे का बुलेटिन, फिर 1 घंटे का बुलेटिन, 24 घंटे के चैनल्स आ गए। फिर उसका इंटरनेट आ गया। 3G के बाद में एकदम पॉपुलर होना शुरू हुआ वेबसाइट जर्नलिज्म, डिजिटल जर्नलिज्म जिसे हम बोलते हैं, सोशल मीडिया, यूट्यूब एंड ऑल एवरीथिंग। अब क्या हुआ? अब पुश और पुल कंटेंट की लड़ाई हो गई एक तरह से। टीवी पे आप जो देखते हैं, जो अखबार पे आप देखते हैं, वो एक तरह से पुश कंटेंट है। ये पुश और पुल कंटेंट क्या होता है, ये प्लीज एक्सप्लेन। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब ये फर्क है कि हमने पुश कंटेंट का ऐसा मतलब समझिए कि हम एज अ पब्लिशर, एज अ टीवी जर्नलिस्ट, हमने 10 खबरें ली और 10 खबरें अपने चैनल पे दिखा दी, ये मानते हुए कि ये खबरें लोगों को देखनी चाहिए या ये खबरें लोग देखना चाहेंगे। दोनों तरह की खबरें होती हैं। ओके। क्योंकि आप टीआरपी का जो बात करते हो, ऑब्वियसली टीआरपी क्या है? जो आप लोग देखते हो वो तो टीआरपी है। भाई आपने क्या देखा, आपने क्या पसंद किया, मतलब ऑडियंस क्या देखना चाह रही है उस हिसाब से आप चला रहे हैं। टीआरपी को लेके आजकल बड़ा लोग कमेंट करते हैं ना कि टीआरपी के लिए तो लोग ये कुछ भी करेंगे। रेटिंग्स के लिए पत्रकार कुछ भी कर सकता है। अरे भाई रेटिंग है कि ये समझो, टीआरपी है कि ये समझो। टीआरपी ये है कि आप क्या देख रहे हो, आपने क्या देखा, पिछले हफ्ते आपने क्या देखा वो इस हफ्ते में पता लगेगा। ओके। तो जो आप बोलते हो टीआरपी के लिए तो हम कुछ भी दिखाते हैं, तो भाई वो कुछ भी आप देख रहे हो। हमने दिखाया बहुत कुछ, उस बहुत कुछ में से ये वाला कुछ भी आपने देखा जिसकी रेटिंग आई है, और जो बहुत कुछ में से जो दूसरा कुछ कुछ दिखाया हमने उसकी रेटिंग नहीं आई। तो फिर हमने तो बहुत कुछ दिखाया था, हमने बहुत कुछ दिखाया, ठीक है, उसमें से कुछ कुछ की रेटिंग आई। ये कुछ कुछ क्या है? जो आपने देखा।
ये वाला कुछ कुछ क्या है जो आपने नहीं नहीं देखा, देखा। इसकी रेटिंग नहीं आई। तो ये जो बहुत कुछ है ना, ये हम दिखा रहे हैं, दिस इज पुश कंटेंट। पुश कंटेंट। हम ये मान के चल रहे हैं कि ये खबरें आपको देखनी चाहिए, हम्म, आपकी जागरूकता के लिए जरूरी है, आपके हम्म, नॉलेज के लिए जरूरी है, हम्म। और ये आपको जानना चाहिए तो बेसिकली। जो जो टीवी पे आ रहा है वो पुश कंटेंट ये है। पुश कंटेंट है। और पुल कंटेंट या अखबार में आ रहा है, पुल कंटेंट क्या है कि ये मैं देखना चाहता हूं, तो मैंने सर्च किया हम्म, कि मुझे अपना हॉरोस्कोप जानना है, ओके। और मैं कल सुबह तक वेट नहीं करूंगा कि चैनल पे तो कल सुबह के हाँ, बुलेटिन में हाँ, आएगा, हाँ, मुझे अभी देख के सोना है। तो आपने पुल किया, पुल कंटेंट सर्च किया, आपने आर्टिकल्स आए आपके सामने, वेबसाइट के या यूट्यूब के वीडियोस आए, आपने उसको देखा आपने। पर अब पुश एंड पुल दोनों मिक्स नहीं हो रहे। लाइक जो आपने टीवी पे दिखाया वो हाँ। लाइव भी चलता है यूट्यूब पे, हाँ तो कोई भी उसको बाद में सर्च करके कर सकता हाँ है। बिल्कुल कर सकता है, लेकिन वो रियल टाइम नहीं है ना, हम्म, वो रियल टाइम नहीं हुआ। और यूट्यूब पे जैसे जो हमने टीवी पे दिखाया, वो तो लॉन्ग स्ट्रीम जा रही है, एज इट इज जा रहा है, उसमें भी 100 खबरें जा रही हैं, उसमें बैक टू बैक 100 खबरें आ रही हैं, फिर बुलेटिन आ रहा है, कभी फिर एंटरटेनमेंट की खबरें आ रही हैं, वो स्ट्रीम चल रही है। लेकिन उसमें छोटी छोटी वीडियो हमने डाल के जगह पे रख दी। अब आपको मान लीजिए हॉरोस्कोप वाली में ही इंटरेस्ट है, आपको सिर्फ ज्योतिष में इंटरेस्ट है आपको, या आपको स्पिरिचुअल न्यूज में ही इंटरेस्ट है, कंटेंट में, तो आपने वो सर्च किया तो आपके पास वो आया, फिर उसी तरह के एल्गोरिदम के हिसाब से यूट्यूब आपको दिखाना शुरू करेगा वीडियोस को, ओके। कि भाई इसको तो ये वाला कुछ पसंद है इसको। तो वो भी वहां पे पुश ही कर रहा है एक तरीके से। यूट्यूब भी कहीं ना कहीं, लेकिन यूट्यूब की अपनी एनालिसिस है, हाँ, वो उसका आप अलग एल्गोरिदम है। उसकी अपनी एल्गोरिदम है, और वो बहुत स्मार्ट एल्गोरिदम है। वो आपके नेचर ऑफ सिलेक्शन को जज करता है, ऑब्जर्व करता है, फिर आपको सजेशंस देता है। टीवी में हम लोग क्या करते हैं, हम ये मान के चलते हैं, जिसको लोग कहते हैं कि टीआरपी के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो बेसिकली टीआरपी वही है जो आपने देखा। हाँ, तो हमने देखा, ओके। अपना डाटा निकाला कि पिछले हफ्ते दर्शकों ने क्या चीज ज्यादा देखी, पिछले हफ्ते दर्शकों ने ये चीज ज्यादा देखी। कोई डिबेट देख रहा है तो फिर हाँ, डिबेट ही तो दिखाएंगे। उसमें टॉपिक है, बेसिकली उसमें पूरी स्टोरी सिलेक्शन आता है, मिनट टू मिनट का आता है, कि 1 मिनट की स्टोरी ये चल रही है, लोगों ने इसको स्टोरी को पसंद किया, फिर अगली स्टोरी दूसरे टॉपिक की आ गई। तो ये कैसे जज करते हैं आप, मतलब? डाटा है, बार का डाटा आता है। ओके। ऐसे आप यूट्यूब पर, आप यूट्यूब स्टूडियोज में जाके इनसाइट्स देखते हैं, हाँ, तो यूट्यूब जैसे प्रोवाइड कर रहा है आपको, ऐसे एक पूरी संस्था है, वो पूरा डाटा देती है सारे चैनल्स को, सारे चैनल्स का, हर स्टोरी का मिनट टू मिनट, उसके हिसाब से फिर दिस इज कॉल्ड न्यू जर्नलिज्म, स्मार्ट जर्नलिज्म, जो हम पसंद करते हैं करना, हम लोग की टीम कर रही है। हम उसको पूरा एनालिसिस करते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि लोग क्या देख रहे हैं, क्या पसंद कर रहे हैं, उस हिसाब से फिर अपना कंटेंट को हम आगे फिर उस तरह की स्टोरीज को और लेकर आते हैं सामने। ये होता है। अभी शॉर्ट फॉर्म कंटेंट काफी चल रहा है। शॉर्ट फॉर्म से मतलब है लाइक रील्स हो गई, शॉर्ट्स हो गए, हमारे कुछ 30 सेकेंड्स, 1 मिनट का कंटेंट है। तो इसने जर्नलिज्म को एजुकेट किया है या ओवर सिंप्लीफाई कर दिया? इससे कुछ फायदा हो रहा है या फिर नुकसान हो रहा है, या फिर एज अ जर्नलिस्ट आप इसको कैसे परसीव करते हैं? देखिए, मुझे लगता है ये टैगलाइन ठीक रहेगी इसके लिए, लेस इज मोर। लेस इज मोर। अब एक सिंपल सी बात है जिसको मैंने आपको समझाना है। अब मैं उसमें 3 घंटे की आपको मैं ज्ञानबाजी करूं, भूमिका बांधूं, टाइम है आपके पास? किसी के पास भी टाइम नहीं है। कम समय में सटीक जानकारी, पूरी जानकारी अगर आपको मिल जाएगी, ये तो अच्छी बात है। और वो ये फॉर्मेट लोग पसंद कर रहे हैं। हाँ, तो मुझे लगता है ये अच्छी चीज है। अच्छी चीज है। इसी से एक क्वेश्चन और है। मुझे ऐसा लगता है कि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है, बट जो नॉर्मली अभी चल रहा है, आपको क्या लगता है उसमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, या फिर वो एक पूरा पर्सपेक्टिव है एक जर्नलिस्ट का? मतलब उसमें सिर्फ एक न्यूट्रल इन्फॉर्मेशन की जगह थोड़ा बायसनेस या फिर उनका खुद का परसेप्शन वो दे रहे हैं? शॉर्ट में, लॉन्ग वीडियो में देखिए, वो पर्सपेक्टिव डिपेंड करता है। आपको हो सकता है मेरा पर्सपेक्टिव पसंद हो, तो आप मुझे आके वापस देखोगे, रिकॉल वैल्यू होगी उस जर्नलिस्ट की। हाँ, बट लेकिन आपको क्या लगता है कि मीडिया को न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए? मुझे लगता है न्यूट्रल ही रहना चाहिए। तो इनफैक्ट फिर मैं ये मेरा पर्सनल विचार है, मुझे लगता है कि मैं अपना पर्सपेक्टिव किसी पे क्यों थोपूं। बीइंग अ जर्नलिस्ट, मेरा काम है कि मैंने आपको खबर बतानी है। हाँ, भाई सुनो, ये हो गया, इसने ये बोला है, इसने इस पे ये बोला है, और इन दोनों के ऊपर ये आदमी ये बोल रहा है। ठीक है, खत्म यार। हाँ, इतना खत्म हो जाना चाहिए। वीडियो के स्टार्टिंग में बोला ना मैंने, मैं बहुत लोड लेना पसंद नहीं करता। या फिर सवाल आप कर सकते हैं कि हाँ, आप सवाल होने चाहिए, क्योंकि उस पर्सपेक्टिव का मतलब ये नहीं होता कि मैंने जो मैं सोच रहा हूँ वो मैं आपने बता दिया। लेकिन बीइंग अ जर्नलिस्ट, बीइंग माय ओन एक्सपीरियंस, मेरी अपनी समझ न्यूज के प्रति, रिसर्च, उसके मुताबिक ये सारे सवालों के जवाब जरूर होने चाहिए उस डिबेट में शामिल। तो वो सवालों की लिस्ट हम प्रिपेयर करते हैं
कि मुझे इस प्रवक्ता से ये सवाल जरूर करना है, हाँ इससे ये सवाल जरूर करना है। तो कुछ सवाल तो हम प्रिपेयर करके रखते हैं, लेकिन क्या होता है जब हम किसी डाटा पे बात करते हो, या कई बार प्रवक्ता भी क्या होता है ना, हवाबाजी में कुछ भी बोल देगा हाँ कि अरे भारत में तो ऐसा कोई है नहीं, इसने 4 शादी की ना हो। तो मेरे पास रिसर्च होनी चाहिए हाँ कि सुनो 4, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये वाले केस, एफआईआर हाँ। दर्ज है मेरे पास, ठीक है, तुरंत निकाल के दिखा दो। तो वो हाँ। रिसर्च है आपकी। नॉलेज भी होना चाहिए, नॉलेज साथ में होना चाहिए, पढ़ा होना चाहिए। पढ़ा हुआ होना चाहिए। बट अभी मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास फैक्ट इतना होता है, उससे रिलेटेड पर्सपेक्टिव्स अलग अलग होते हैं, और आजकल सोशल मीडिया पे बिग ही पर्सपेक्टिव रहा है। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा। ये लोगों को या तो इस तरफ रहना है या उस तरफ रहना है। जो न्यूट्रल है ना, उसकी रिकॉल वैल्यू नहीं हो पा रही है। जो भी ये हम चर्चा भी करते हैं, जितने एंकर्स हैं जो न्यूट्रल होकर खबर को बताते हैं उस तरीके से, उनका रिकॉल वैल्यू नहीं है। एक आदमी है जिसका इस पर्टिकुलर पार्टी के प्रति या एक कम्युनिटी के प्रति झुकाव होगा, जो वैसी बात करेगा, और दूसरे को पेलता रहेगा। हाँ वह शर्म आनी चाहिए तुमको, हाँ वही चीज। है ना। और हाँ, अरे आप ठीक कह रहे हो, आप ठीक कह रहे हो, हाँ। जैसे ही बेचारा ये मुंह खोले, आप चुप हो जाओ। हैं, हाँ आप बोलो, आप बोलो, आप बोलते रहो, ए तू चुप रह। चल मजाक से हटके, लेकिन अब क्या है ना, जो इसकी जो फॉलोइंग है वो इस वाले पत्रकार को पसंद करेगी। मिलेगी, हाँ। अब एक इसको आप पलट दीजिए। अब लेकिन इस सब के बीच में जो आदमी एक्चुअली जो बेचारा न्यूट्रल पत्रकार है ना, उसके वो पास कोई नहीं है। कुछ नहीं उसका है। फैन जो उसका वो है फॉलोइंग है, वो जो नहीं उसका है। फैन बेस है, वो कम है। हम्म ये चर्चा होती है, लेकिन देखो यार, ये मेरा स्टैंड है। मैं तो ऐसा ही, आज नहीं होगा ना, लेकिन ये ट्रेंड चेंज होगा, और ये हो रहा है, क्योंकि क्रेडिबिलिटी का सवाल आ गया। हाँ। अब ट्रस्ट इशू का सवाल आ गया। अब तो अब जनता को समझ में आ गया कि यार देखो, ये जो बंदा बैठा ना, गौरव राजगुप्ता, ये ना इधर का है ना ये इधर का है। ये न्यूट्रल बात कर ये न्यूट्रल बात कर रहा है। ओके। और हमें फालतू का ज्ञान नहीं चाहिए, हम बहुत ज्ञानी है। दर्शक ये मान के चलता है, और ऐसा है। दर्शक हमसे ज्यादा समझदार है। उसको ये पता है ये जो आदमी बोल रहा है ना, ये किसके बात बोल रहा है, किसका माउथ पीस है ये। तो ट्रस्ट इशू आने की वजह से, क्रेडिबिलिटी डेफिशिट होने की वजह से, अब ऐसे जो न्यूट्रल पत्रकार हैं, अब उनका टाइम आ चुका है। ये सब तो बात हो गई है जर्नलिज्म की, बट मुझे जानना है स्कोप ऑफ अदर काइंड्स ऑफ जर्नलिज्म, लाइक एनवायरमेंटल हो गया आपका, आर्कियोलॉजिकल हो गया, और आपने एक टर्म यूज करा था स्पिरिचुअल जर्नलिज्म, तो वो क्या है? इन सब का स्कोप इंडिया में कितना है और कैसे है? देखिए, अगर हम टीवी पर्सपेक्टिव से बात करें आज के दौर की, या हम अखबार के दौर की बात करें, मैगजीन्स, अब क्या है ना, संकट एक एड्स का भी है, एडवर्टीजमेंट का भी संकट है, क्योंकि हाई कॉस्ट बिजनेस है ये। अखबार छापना, अखबार का डिस्ट्रीब्यूशन, ये बहुत हाई कॉस्ट बिजनेस है। सेम सैटेलाइट टीवी, आपको सारे प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध रहना है, बहुत बड़ी टीम काम करती है। लेकिन अब आ जाओ सोशल मीडिया पे, इन्फ्लुएंसर्स आपने कहा बहुत ताकतवर है। भाई मुझे सिर्फ नोएडा के इसी पर्टिकुलर सेक्टर में सिर्फ उन महिलाओं को टारगेट करना है जिनको ये वाली चीज में बेच सकूं। हाँ। तो मैं उस वाले 5 इन्फ्लुएंसर को पकड़ूंगा। 5 इन्फ्लुएंसर पकड़े जिनका ये पकड़ है, उस एरिया को उन्होंने टारगेट किया और ऐड को बूस्ट कर दिया। तो कम पैसों में राइट टारगेट ऑडियंस तक सीधी लीड जनरेट कर पाऊंगा एज एन एडवर्टाइजर, एज अ मैन्युफैक्चरर। तो उन लोग के पास विज्ञापन का जो रेशो है बढ़ रहा है, टीवी, अखबार, मैगजीन का कम हो रहा है। इसी की वजह से जो बाकायदा डेडिकेटेड मैगजीन्स हुआ करती थी, जो सिर्फ किसानों की बात कर रही हैं, एग्रीकल्चरल की बात कर रही हैं, किसी भी एक नीश की बात कर रहे हैं, वो थोड़े कम हो गए हैं। वो जो है ना, ऐसे अखबार, उनके एडिशंस जैसे आते थे पहले, वो थोड़े कम होते जा रहे हैं। अब जो बिग प्लेयर्स हैं वो मार्केट में वो टिके हुए हैं, जो मिडिल लेवल के थे या स्मॉल स्केल थे अखबार, या वो बिजनेस आउट हो चुके हैं। तो ये तो संकट है। लेकिन अगर ये एक माइनस पॉइंट है तो प्लस पॉइंट समझिए आप। अब आपको तो टारगेट ऑडियंस के लिए काम करना है ना, आपको एग्रीकल्चरल का आपका टारगेट ऑडियंस सेट आपका ऑडियंस है, किसान और उनके प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनीज। तो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके वो करना चाहिए, और वो लोग कर रहे हैं। लोग जो सिर्फ फूड ब्लॉगिंग ही करते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया की फूड ब्लॉगिंग करते हैं या फैशन की कर रहे हैं, वो भी तो एक सेगमेंट बेस्ड ही हैं। तो और भारत में तो इतना ज़्यादा स्कोप है। हमारा तो अभी भी जो एग्रीकल्चरल बिजनेस हम लोग का है, जो हमारी जीडीपी का जो रेशो है, वो एग्रीकल्चर का भी बहुत ज़्यादा है। तो उसमें बहुत स्कोप है, उसमें इतनी डेवलपमेंट हो रही है, हम इतनी विदेशी तकनीक आ रही है, इजराइल से भी इतनी तकनीक आ रही है, तो लोग सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, लोग उससे जुड़े हुए कोर्स करना चाहते हैं, और लोग ऑनलाइन सीख के या एक्सपर्ट्स की मदद ले लेके
एक एक एकड़ की लैंड में भी हाइब्रिड फसलें उगा रहे हैं। तो हाइब्रिड फसलों को उगाने की जो पूरी टेक्नोलॉजी है, ये पूरा एक कंटेंट का सोचो कितना कंटेंट निकल सकता है। आप कैसी जमीन हो, कैसी खाद हो, ये थोड़ी कहीं पर भी आप कुछ भी बो दोगे आप। हाँ, उसको कितना टेम्परेचर मेंटेन करना है, कितना नमी मेंटेन करनी है, तो बहुत कंटेंट है। स्पिरिचुअल कंटेंट की बात मैं आपसे इसलिए कर रहा था, एक डाटा भी मैं पढ़ रहा था जो जेनजी का डाटा है, जो जेनजी जो पुल कर रहा है कंटेंट इंटरनेट से, 62% जेनजी जो है, 65% जो जेनजी है वो स्पिरिचुअल कंटेंट को पुल कर रहा है, उसकी तरफ इंक्लाइंड है। यस, उनको उस तरह की वीडियोस देख रहा है, उस तरह की अपनी ट्रेवल प्लानिंग कर रहा है। तो उसके बारे में अब अगेन वहां दिक्कत क्या है सोशल मीडिया में, दिक्कत अगेन ट्रस्ट इश्यूज का दिक्कत है, चीज जेन्युइन है या नहीं है, साइबर क्राइम इतना ज्यादा, साइबर फ्रॉड बहुत ज्यादा है। अब आपको कहीं जाना है, मान लीजिए किसी स्पेशल टूर पे जाना है, आपको सपोज करिए उज्जैन महाकाल दर्शन के लिए जाना है, दिल्ली में बैठे हैं आप कैसे जा सकते हैं, कहाँ रुकेंगे, आप होटल कर लिया आपने, ट्रैवल की आपने बुकिंग कर ली, लेकिन ये होटल कितना दूर है मंदिर से, मंदिर कितने बजे पहुंचना है, किस गेट से आपकी एंट्री होगी, आपको पर्ची कहाँ से कटानी है, भस्म आरती के दर्शन के लिए आपको क्या प्लानिंग करनी है, और आपको 2 बजे अगर मंदिर पहुंचना, रात के 2 बजे, तो होटल आपने कौन सा ले लिया, कितने डायमीटर पे आप होटल ले रहे हैं, फिर उस वहां जाके आपको पूजा कौन सी करानी चाहिए। आपको पता है 12 राशियां होती हैं, पता है? 12 राशियों के लिए डेडिकेटेड एक ज्योतिर्लिंग है। अगर एक पर्टिकुलर मान लीजिए आपकी मिथुन राशि है, तो मिथुन राशि वालों के जो ईस्ट हैं, एक ज्योतिर्लिंग उनके लिए दे दिया गया है। ओके, मतलब जो 12 ज्योतिर्लिंग है, हाँ, वो एक एक राशि के लिए है। यस, आप कोई भी राशि का व्यक्ति उन 12 ज्योतिर्लिंग में अगर जाएगा तो अच्छी बात है, दर्शन करोगे तो आपको फल मिलेगा। आप जब गुरु के पास जाते हो ना, तो गुरु अपने नालायक से नालायक स्टूडेंट को भी आशीर्वाद ही देगा, सही कर देगा। लेकिन अब आपको हिंदी में कमजोर हो आप जाओगे अंग्रेजी के टीचर के पास, तो अंग्रेजी का टीचर आपको पढ़ाएगा जरूर, ज्ञान भी देगा, आशीर्वाद भी देगा, मदद करेगा आपकी। लेकिन अगर आप हिंदी के ही टीचर के पास चले जाओगे तो आपको जल्दी उसका फल मिल जाएगा। तो ये बड़ी नॉलेज पे ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं। या अब इसमें क्या है, देखो हमारा तो सनातन इतना ज्यादा व्यापक है ना, और इसकी व्याख्या इतनी बड़ी है कि हर व्यक्ति, ये कहता है ना वो, कि किसी भी कविता को आप हिंदी आप पढ़ते होंगे, इसकी प्रसंग सहित व्याख्या कर दीजिए आप, आपने भी किया होगा हिंदी जब पढ़ते हैं कविता में, तो किसी बात की किस तरह से आप उसको ले रहे हैं, इस समझाने वाले पर निर्भर करता है। हाँ, अब गीता भी पढ़ते हैं लोग, बट गीता से किसी को कुछ पर्सपेक्टिव मिलता है, किसी को कुछ, और वो डिपेंड करता है कि उनकी लाइफ में उस टाइम पे क्या चल रहा है। अगर आप 5-6 अलग अलग वालों की आप पढ़ के देखेंगे ना, तो आपको सब में अलग अलग पर्सपेक्टिव मिलेगा। गीता के लिए ये भी कहा जाता है, इसीलिए गीता ऑलराउंडर मान जाती है, इसलिए गीता जी को गुरु के सानिध्य में बैठ के ही पढ़ना चाहिए। ओके, क्योंकि वो आपको किस पर्सपेक्टिव में आपको समझना है उनको, वो आपको सही ज्ञान दे देंगे उसका। ये भी होता है, लेकिन देखिए मूल एक ही है उसका। अब हम सनातन जर्नलिज्म, स्पिरिचुअल जर्नलिज्म की बात कर रहे हैं, तो डाटा तो देखो ये कह रहा है कि वो लोग कंटेंट को सर्च कर रहे हैं, लेकिन अब क्या है कि कंटेंट की कमी है, सही कंटेंट की कमी है। और वो कंटेंट अगर आप क्रिएट कर सकते हो जर्नलिस्टिक अप्रोच के साथ में, टू द पॉइंट, शार्प, कट टू कट, विद क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबल सोर्स हो, आप कनेक्ट करें लोगों को। जो अगर महाकाल जाना है तो आपको किस तरह का काम करने वहां पे, तो वरना क्या होता है ना, ये समस्या है, ये कुरीति भी है। आप जाओगे, आपको 10 लोग ऐसे वहां मिल जाएंगे, किसी भी जगह पर ऐसा अमूमन होता है कि अरे आप ये करा लो, आपका ये हो जाएगा, आप बैठोगे, ठीक है जी, कुछ पैसे दे दीजिए, ये ले लो, फिर आप फिर पैसे दे दो, ये दे दो। अब लेकिन सारे ऐसे नहीं है। हाँ। तो एक्चुअली वहां जाके आपको करना क्या है, ऐसा सनातन का पत्रकार अगर कोई हो, आपको समझा सके, बता सके, देखो अगर आप फला मंदिर में जा रहे हो, आप इन ईस्ट के देवघर जा रहे हो अगर आप, तो ये काम जरूर कर लीजिएगा आप जा रहे हैं तो फिर आप उसमें, जैसे न्यूज चैनल में प्रवक्ता आते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, तो सनातन के जर्नलिज्म की अगर हम बात करते हैं तो उसमें आपके वेदाचार्य आ सकते हैं, आपके धर्माचार्य आ सकते हैं, आपके एस्ट्रोलॉजर्स हो सकते हैं, आपके वास्तु के ज्ञाता हो सकते हैं, जो आपको बताएंगे कि अजय आपके लिए ये चीज सही है और इतना ठीक है, इतना नहीं है, और वो आपको क्रेडिबल सोर्स से मिल रहा होगा। क्रेडिबल सोर्स से मिल रहा होगा, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि इन सब में आजकल क्रेडिबिलिटी कम और बिजनेस ज्यादा है। बिल्कुल, देखो ये तो वो बिजनेस है कि चाहे रिसेशन आए, चाहे कुछ भी आए, चलेगा, ये चलेगा ही चलेगा। ये तो है।
कोविड में भी शायद यही बूस्ट किया था। हाँ एक और टाइप है सॉल्यूशन बेस्ड जर्नलिज्म, तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? मतलब कि आप सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं बता रहे हो, ठीक है आपने न्यूज़ कवर कर ली कि इधर से ये हुआ है, इधर से ये हुआ है, ये हो गया, ये प्रॉब्लम है, तो साथ में उसका सॉल्यूशन भी बताना है। देखिए ये आपने अच्छी बात की और ये लैकिंग है कई मीडिया संस्थानों के साथ में, लेकिन एक कोशिश है जी न्यूज़ की, जी हेल्पलाइन करके एक शो शुरू किया है। उसमें एक कॉलर अपनी समस्या बताएगा फ़ोन करके, उसकी समस्या का बाकायदा रजिस्ट्रेशन होता है, उसको एक रिपोर्टर साइन किया जाता है, वो रिपोर्टर उस शिकायत करता है, घर पे जाता है, उसकी शिकायत सुनता है, समझता है और जिस विभाग से जुड़ी समस्या होती है वहाँ उसको ले जाया जाता है, उसका समाधान करवाया जाता है। जब तक समाधान नहीं होता रिपोर्टर वहाँ पर जाके उस काम पे लगा रहता है। बट एक है, अभी दिल्ली में एयर की कंडीशन आपको पता है, ये भी एक प्रॉब्लम ही है, तो इस चीज पे मीडिया कुछ क्यों नहीं बोल रही है, या फिर बोलती है तो सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में बोलती है, सॉल्यूशन क्यों नहीं है? देखिए कोई एक्शनेबल सॉल्यूशन? नहीं, ऐसा नहीं है, चर्चा उस पे होती है, खूब चर्चा होती है और सॉल्यूशन की कोशिशें कर भी रही है, तो सरकारें कर भी रही हैं या वो अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो प्रयास है ना, उसके प्रयास पर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जरूरी है। वो हो रहा है नहीं हो रहा ये इम्पोर्टेंट है। सरकार तो बोलती है देखो हम प्रयास कर रहे हैं, मतलब लेकिन उसको आपके इन्वेस्टिगेट करने हाँ के लिए आपके नहीं। प्रयास सही में हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं ये चेक करना जरूरी है, ये हमने किया है। ओके, इंडियन जर्नलिज्म में आपको क्या लगता है इमीडिएट चेंज क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? मुझे लगता है कि इमीडिएट चेंज ये होना चाहिए, जो दर्शकों की अप्रोच है टुवर्ड्स मीडिया, टुवर्ड्स जर्नलिज्म, टुवर्ड्स जर्नलिस्ट, वो उसमें थोड़ा बदलाव होना चाहिए। एक खुले पर्सपेक्टिव से, खुले मन से, खुली सोच के साथ में खुद भी रिसर्च करिए आप। जैसे आप एक टैगलाइन बना ली है कि रेटिंग्स लिए कुछ भी करेगा, देखो ये यूट्यूब पे होता होगा कि कोई व्यूज के लिए कीचड़ में भी लेट जा रहा है, लेकिन मैं आपको बताया रेटिंग क्या है। रेटिंग एक्चुअली वो है जो आपने देखा, तो जो आपने देखा ये उसकी रेटिंग आई है। आप वही देखना पसंद है आपको, आप मत देखो ना, आपको वैसे कंटेंट नहीं पसंद आपको तो आप मत देखो, उस चैनल को देखना बंद कर दो, तो वो चैनल समझ जाएगा कि मेरा दर्शक ये नहीं देख रहा। आप वो न्यूज देखना शुरू करिए जो आपको लगता है कि यूजफुल है और वो 4 लोग को बताइए। आप, मैं तो कह रहा हूँ उन न्यूज के क्लिप्स को आप शेयर करिए, क्योंकि वो सारा डाटा ही तो स्टडी करते हैं हम लोग कि हमारे दर्शकों ने क्या देखा, क्या पसंद किया, क्या शेयर किया। अगर आप उस तरह की न्यूज को, पॉजिटिव न्यूज को, जो लोगों को इंस्पायर करने वाली न्यूज हो, लोगों को एक्चुअली अवेयर करने वाली न्यूज हो, लोगों को कुछ सिखाने, पढ़ाने, समझाने वाली न्यूज हो, आप उसको प्रमोट करिए, उसको बूस्ट करिए, उसको शेयर करिए आप, तो डाटा हमारे पास आएगा। अब आप आ जाओ जर्नलिस्ट क्या कर सकते हैं, क्या करें, तो उसमें यह है कि देखिए बहुत क्रांतिकारी करने का स्कोप सबके पास नहीं हो सकता, क्योंकि चैनल्स की जो के पास जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, उनका कहीं ना कहीं से रहता है कई जगह पे, सब में नहीं, कुछ जगह पे। लेकिन अब हम बात करते हैं बिगर पिक्चर की। बिगर पिक्चर की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर सब तरह की स्टोरीज आती हैं, क्योंकि ये मास कम्युनिकेशन माध्यम है एक तरह से, इसमें सारी तरह की खबरें आती हैं। अब वो आपको देखना कौन सी खबर आपको शेयर करके प्रमोट करनी है। दूसरा, बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो पहले किसी टीवी में या किसी अखबार में थे, बड़े संस्थान में थे, अब वो अपनी ब्लॉगिंग कर रहे हैं, यूट्यूब पे अपना चैनल बना के वो अपना जानकारी दे रहे हैं, लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। तो आप उनको देखिए, पढ़िए, सुनिए, समझिए। उसमें एक चीज आपको जरूर करनी चाहिए, एक माइंडसेट है लोगों का, एक ह्यूमन नेचर है। हमें लगता है कि जिस दुकान में भीड़ लगी है ना, वो अच्छी इसी के पकवान अच्छे होंगे। जो नया खोला है पता नहीं कैसा होगा, ट्राई तो करो। हाँ, अच्छा लगे तो आपकी जिम्मेदारी है कि 4 लोग को बताना है, क्योंकि उसके दुकान में भीड़ नहीं है अभी। जहां भेड़ चाल जिसे वो कहते हैं। एक फूड साइकी होती है कि यार हम बचपन से ना यार इसी के गोलगप्पे खाते आए हैं, तो हमें ये चाहे वो आज उसका कारीगर चेंज हो गया, उसका फ्लेवर चेंज हो गया, उसका रॉ चेंज हो गया, उसको बनाने वाला बदल गया, या कुछ भी कर दिया उसने, लेकिन साइकी हमारी। हाँ, ये भी एक सेइंग है कि मान लीजिए 2 गोलगप्पे वाले खड़े हैं अगल बगल में, जिसके पास ज्यादा भीड़ होगी लोग उसके पास एग्जैक्टली। तो आप आजमाइए। जैसे एक पत्रकार को चाहिए कि वो रिसर्च करके अपनी खबर को दे, मैं कहूँगा आज के समय में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये भी है कि आप भी रिसर्च करिए। ऐसे और कौन कौन से लोग हैं जो उस तरह की वीडियोस बना रहे हैं, यूट्यूब पे लोग कितने बात कर रहे हैं,
चर्चा कर रहे हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर्स बहुत सारे हैं जो एनालिसिस करके बताते हैं चीज़ों को, वो एक्सप्लेनर्स बनाते हैं, और आपको जिसका अच्छा लगे वो 4 लोग को आप बताइए। हो सकता है कि किसी एक न्यूट्रल पत्रकार ने किसी भी कारण से जॉब छोड़ दी हो, संस्थान छोड़ दिया हो, और उसने कहा कि नहीं अब मैं अपने पैशन को जिंदा रखूंगा, खुद करेंगे। मैं खुद बताऊंगा। उसने आज ही पहली वीडियो डाली है, हाँ, उसके पास एक भी सब्सक्राइबर नहीं है, हाँ, आप ही उसका पहला दर्शक हो, आप उसका पहला व्यू हो, लेकिन आप इसलिए मत छोड़ देना कि अरे यार इसके सब्सक्राइबर बहुत कम है, इसके तो व्यूज बहुत कम है, मैं क्यों उसकी वीडियो देखूंगा। और आप ऐसा पाएंगे बहुत ज्यादा बार ऐसा भी होता है, जैसे मुझे कुछ सर्च करना है, हाउ टू डू दिस थिंग करके कुछ सर्च करना है, स्पीकर अपना मुझे ऑन करना था, मुझे करना नहीं आ रहा था, तो मैंने यूट्यूब खोला, तो मेरी भी साइकोलॉजी यही गई कि यार जिसके ना सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर है, इसके सबसे ज्यादा व्यूज हैं, कूड़ा, वो बता ही नहीं पाया कि वो क्या कह रहा है। मैं कहा ऐसे क्यों देख रहे हैं लोग। हाँ, फिर मैंने कमेंट पढ़े उसके, हाँ, कमेंट में भी लोग उसको ये गाली देके जा रहे हैं लेकिन तब तक मेरा टाइम खराब हो चुका था, और मैंने अपना हाँ, टाइम और खराब किया था कमेंट पढ़ के, तो मुझे हाँ, समझ में आई। तब उस अनुभव से मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस गोलगप्पे वाले के पास ज्यादा भीड़ है, जरूरी नहीं है कि उसके अच्छे हो। आजकल एआई काफी ज्यादा प्रमोट हो रहा है और लोग बोल रहे हैं कि एआई जो आपकी नौकरी खा जाएगा, तो क्या लगता है जर्नलिज्म में भी ये स्कोप है? मतलब ऐसा आ चुका है, हाँ वो आ चुका है। किसी न्यूज चैनल में कुछ तो था कि एआई एंकर ही है, जी ने तो किया था, जी नहीं किया था ना? हाँ मैंने देखा जीनिया। था। हाँ, तो वो ऐसा हो सकता है कि पूरी तरह से जो हमारे, क्यों नहीं हो सकता, कुछ भी तो हो इज सकता इट है। राइट और रॉन्ग? नहीं, इसमें देखिए रॉन्ग तो नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर आप इसको ऐसे रॉन्ग कहना शुरू करेंगे तो आप कहेंगे कि भाई ये टीवी रिमोट से क्यों चल रहा है, मैं तब सही था, मैं उठ के जाता था, मेरे 4 कदम की एक्सरसाइज हो जाती थी। ऐसा हाँ, नहीं है, देखिए चीजें बदल रही हैं और बदलाव जरूरी है। पहले गाड़ियां नहीं थी लोगों के पास, या मान लीजिए गाड़ी का आविष्कार ही नहीं हुआ था। अब सोचिए लाइट का आविष्कार नहीं था, लोग समय से सो जाते थे, समय से घर में आ जाते थे। अब रात भर बाहर घूमते हैं, लेकिन बाहर घूम रहे तो अर्थव्यवस्था का पहिया भी 24 घंटे चल रहा है, प्रोडक्शन 24 घंटे हो रही है, पढ़ाई 24 घंटे हो रही है, नौकरी पर 24 घंटे हो रही है ना। तो हर चीज इवॉल्व होती है, अब बदलाव जरूरी है, और बदलाव के साथ खुद को अपग्रेड करना बहुत जरूरी है। तो दिस माइट बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ माय पॉडकास्ट। इसके बाद हम ऑफ दिस एपिसोड, ओके ऑफ दिस एपिसोड, इसके बाद हम एक रैपिड राउंड करेंगे उन क्वेश्चंस को जो हमारी ऑडियंस ने पूछे थे। सो क्वेश्चन इज, उन यूथ के लिए है ये जो जर्नलिज्म को एज अ करियर लेना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? मतलब डिग्री इंपॉर्टेंट है, या हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है, या क्या टॉप स्किल्स हैं जो उनमें होनी जरूरी है? देखिए उनके अंदर पैशन होना चाहिए और पेशेंस भी होना चाहिए। ओके, क्योंकि जर्नलिज्म ये सिर्फ एक जॉब नहीं है, ये सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं है, ये एक्चुअली एक जुनून है, ये शौक है, मुझे कुछ करना है, मुझे करना है। क्योंकि अगर आप ईमानदारी से कर रहे हैं ना, तो ये भी आप सोशल सर्विस ही कर रहे हैं। हाँ, और ऐसा नहीं है कि सोशल सर्विस का मतलब इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस वाला है, आपको कुछ पैसा सा मिलता है, फेम मिलता है, नाम मिलता है आपको, आपके संबंध होते हैं 4 लोगों से। अगर आपको अपने राइट्स पता होते हैं, उन राइट्स का इस्तेमाल आप अपने लिए तो करते ही हैं, आप दुनिया के लिए करते हैं। ऐसा अक्सर होता है कि मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जर्नलिज्म में करने के लिए क्या होना चाहिए, इससे ज़्यादा ज़रूरी ये भी है कि हमें क्या वाकई जर्नलिज्म करना भी चाहिए, या इस प्रोफेशन को क्यों अपनाएं। तो क्यों अपनाएं मैं आपको वो बता रहा हूँ कि एक तो इसमें जो एक्सपोजर है, एक बुद्धिजीवी वर्ग जिसे कहते हैं ना, हाई इंटेलेक्चुअल वर्ग है ये, आप उसमें जब आते हो तो आपका सोचने का और आपका नज़रिया वो बहुत वाइड हो जाता है। ओके, आपकी अप्रोच अलग हो जाती है, आप क्राइसिस हैंडल करना समझ जाते हो। क्राइसिस कैसा भी हो सकता है, क्राइसिस वो सिर्फ करियर वाइज नहीं होता है, क्राइसिस कैसे भी क्राइसिस हो, आप सिचुएशन को हैंडल करना की जो आपकी ट्रेनिंग हो जाती है ना, आप घबराते नहीं हो। आप कुछ भी हो जाए, संकट कैसा भी आ जाए, सामने कोई बड़े से बड़ा गुंडा बदमाश हो या कोई समस्या आ जाए, आप लॉजिकल सोचना शुरू करते हो, सोल्यूशन, आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो जाता है बिल्कुल, माइंडसेट, और गोल ओरिएंटेड हो जाता है कि शो मतलब करना ही करना है, भागना नहीं है। आप पीछे चीज को नहीं छोड़ हट के सकते। भागते नहीं हो, आप सोल्यूशन पे जाओगे आप। तो और मैं कहता हूँ जिसने जर्नलिज्म कर लिया ना, वो व्यक्ति दुनिया में कुछ भी कर सकता है, वो एक्चुअली कुछ भी कर सकता है।
मतलब ऐसा आपको बता रहा हूँ, टीवी पत्रकारों के लिए तो मैं स्लैंग बोलता हूँ कभी कभी है, नॉट लिटरली बट भावनाओं को समझना हम्म, कि अगर जरूरत पड़ेगी ना हाँ तो जहाज उड़ाना होगा, जहाज उड़ा लेंगे भाई। मतलब ओके। ऐसा इतना वो होता है कॉन्फिडेंस कि यार ये काम को करना है तो हम कर लेंगे। खैर पॉइंट पे आते हैं। मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा होता है साथ में। लॉजिकल, हम्म हवाबाजी वाला नहीं होता। हम्म ये नहीं कि हम बोलेंगे शक्तिमान और कूद जाएंगे बिल्डिंग से नीचे। नहीं नहीं, समझ रही हूँ मैं। हाँ, और अब पैशन जरूरी है, पेशेंस जरूरी है। देखिए अगर आपको किसी संस्थान में जॉब करनी है तो ऑब्वियसली डिग्री की तो आवश्यकता आपको है। हम्म आपकी चाहे तो ग्रेजुएशन हो आपकी जर्नलिज्म में, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म आपने किया हो, या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कोई आपने डिप्लोमा लिया हो, या कोई आपने मास्टर्स डिग्री ली हो, ये ज़रूरी है अगर आप किसी संस्था में जॉब में आना चाहते हैं, किसी बड़े संस्था में, किसी अखबार में या टीवी में। लेकिन अगर आपके पास में ये भी ऑप्शन है, अब तो सोशल मीडिया एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, लेकिन आपको मैंने फिर कहा जो RNI लाइसेंस INB मिनिस्ट्री से रजिस्टर्ड अगर न्यूज़पेपर या अखबार नहीं है और ऐसे ही यूट्यूब चैनल खोल के आपने न्यूज़ के नाम से खोल दिया तो ये बंद हो जाएगा, और ये होना चाहिए बंद। बिना लाइसेंस के आप गाड़ी चला सकते हो क्या? आपको गाड़ी नहीं। कितनी अच्छी आती चलानी, लेकिन आप कैसे गाड़ी चला सकते हो ऐसे? आपके पास में आप होगे गोल्ड मेडलिस्ट शूटिंग में, लेकिन आप बंदूक बिना लाइसेंस लिए घूम रहे हो, नहीं चला सकते। रख नहीं सकते, रखनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि कई लोगों ने उसको डराने का भी माध्यम बना रखा है। हाँ तो हम कैसे फर्क समझ पाएंगे कि आप किसी से डराने के लिए माइक लेके घूम रहे हो, हड़काने के लिए, किसी को हवाबाजी करने के लिए, चमकाने के लिए, "ए, मैं तो पत्रकार हूँ", या आप जनरली कुछ करना चाहते हो हाँ सोसाइटी के लिए, तो कम से कम वो रजिस्ट्रेशन तो जरूरी है। तो लेकिन आप फिर भी सोशल मीडिया पे अगर आपको करना है तो आप रिसर्च तो पढ़ाई, रजिस्ट्रेशन के लिए भी डिग्री चाहिए होती है या फिर वो मिल जाता है ऐसे? नहीं बेसिक तो आपको वो तो संस्था आपको रजिस्ट्रेशन होता है, उसका पूरा एक प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है, आपकी बहुत सारी वेरिफिकेशंस भी होती हैं उसमें। ओके अ, उस संस्था से जुड़े हुए पत्रकार होते हैं, उनकी मान्यता फिर अलग से होती है। अच्छा। तो लेकिन जो मूल अगर टॉप स्किल्स की बात कर लेते हैं हम, तो देखिए टॉप स्किल के अंदर ज़रूरी नहीं है कि आपको बोलना अगर बहुत अच्छा आता है तभी पत्रकार बन सकते हो, आप अच्छा लिखते हो तभी बन सकते हो आप। ओके आप रिसर्च अच्छी करते हो, ये बहुत सारी पोस्ट होती है, रिसर्च की पोस्ट होती है हमारे यहाँ पे, हमारे राइटिंग की पोस्ट होती है, हमारे यहाँ डेस्क के कोऑर्डिनेशन की पोस्ट होती है कि आप ना अच्छा लिख सकते हैं, ना अच्छा कम्युनिकेशन स्किल अभी डेवलप नहीं है, अभी लिखने की स्किल्स अच्छी डेवलप नहीं है, तो क्या करें? कोई बात नहीं, आपके पास डेस्क की ऑप्शंस भी होती हैं। आप डेस्क मतलब? प्रोडक्शन का काम हो सकता है जो कोऑर्डिनेट करते हैं, ओके ये स्क्रिप्ट आ गई, इसको एडिट करवाना है, हाँ क्या करवाना है, 4 चीज़ें लगवानी है, तो बता दिया, फिर उसको आप स्क्रीन सजा सकते हो। एलिमेंट्स, क्रिएटिविटी, अगर आप क्रिएटिव हो कि हाँ मुझे एक शो प्लान करना है, जैसे हमने कल एक शो प्लान किया, उसमें हमने एंटी पॉलीगैमी पे शो था वो, एक से ज़्यादा शादी करने पर असम में सजा हो जाएगी अब, तो हमने सेट बनाया, तो उस सेट को हम कैसे सजाएं थोड़ा सा डिफरेंट लगे, क्रिएटिव लगे, तो हमने सेट में पीछे वो शादी का पूरा मंडप वंडप जैसा होता है ना, वो वॉल्स पे पूरा डिजाइन डाल के ग्राफिक्स बना दिए, हमने एक शादी का मंडप बना दिया, एक दूल्हा बना दिया। अब वहां पे सहरा मिस हो गया, सहरा लाना भूल गए, तो क्या किया, फिर सहरा को जुगाड़ किया, एक कहीं से फूल की लाइन लेकर आया, वो तोड़ ताड़ के उसको सहरा बना दिया। अच्छा तो ये पूरी टीम होती है इसकी, ओके। कैमरा का पूरा मतलब जैसे वेडिंग डिजाइनर्स होते हैं या वेडिंग प्लानर्स होते हैं वैसे ही? हाँ हाँ हाँ, उस तरह से, मतलब सारे टीवी का अगर पत्रकार है तो मैंने कहा ना कुछ भी कर सकता है, वो वेडिंग प्लानिंग भी कर सकता है। ओके तो इस तो बहुत सारे काम हैं जो आप कर सकते हैं, लेकिन बेसिक स्किल जो है, अगर आप अभी से प्लान कर रहे हैं, अगर आप स्कूल में हैं या अगर कॉलेज में हैं, तो आप पढ़ना शुरू करिए। आप जिस टॉपिक पर आप जो आपको अच्छा लगता है वो पढ़िए, बल्कि जनरल स्टडीज़ की अगर हम बात करते हैं तो वो तो पढ़नी ही चाहिए। अगर जर्नलिज्म ही नहीं, आपको मान लीजिए कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर होना है, आपको यूपीएससी भी कर रहा हो, जीएस पेपर 1 2 3 वहां पर भी आते हैं, तो जनरल स्टडीज करंट अफेयर्स तो आपको पढ़ना ही चाहिए। सब्जेक्ट भी होता था हमारा। तो अब आ जाते हैं हम अपने रैपिड राउंड की तरफ। इसमें हम आपसे वो सवाल पूछेंगे जो ऑडियंस जानना चाहती थी, जो उनके सवाल थे। तो ये आपके ऑडियंस के ही सवाल हैं, ये कैसे पता लगेगा? मैं आपको स्क्रीनशॉट्स दिखाऊंगी। एक्चुअली मैंने अपने इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पोल डाला था, क्वेश्चन पोल, और उनसे पूछा था कि अगर आपको कोई मिले, कभी कोई जर्नलिस्ट मिले, सीनियर जर्नलिस्ट, तो आप उनसे क्या सवाल पूछना चाहेंगे, क्या जानना चाहेंगे? तो उनके कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं, उनके कुछ सवाल हैं, वो मैं आपसे पूछूंगी। ठीक है, शुरू करते हैं, ये इंटरेस्टिंग है राउंड। स्टार्ट करते हैं हमारा रैपिड राउंड। करिए। सो पहला सवाल है कि आज के टाइम में लोगों का कॉमन परसेप्शन, हाँ,
आज के टाइम में लोगों का कॉमन परसेप्शन है कि मीडिया किसी ना किसी के इन्फ्लुएंस में होती है। आपके एक्सपीरियंस में एक्चुअल वर्किंग डायनामिक्स कैसे होते हैं? यार अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव की बात करता हूँ तो भाई मैं तो किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आता। ओके। और जनरल मीडिया के बारे में? हो सकता है वो उनका, कुछ लोगों का हो सकता है ऐसा कुछ रहा हो। ये हमने लॉन्ग वीडियो में अपने बात भी की थी हमने। हम्म। अगर किसी को आगे जाके कोई चुनाव लड़ना ही है किसी पार्टी से तो हम्म। हो सकता है उसको ऐसा होगा। ओके। सो अंडर द टेबल थोड़ा चलता है? नहीं, प्रोफेशनल चैनल्स में अगर हम बात करें तो सब चीज़ें ओपन होती हैं। हमारे फीचर कंटेंट्स होते हैं। अगर आप प्रमोशनल अपना कुछ कॉन्सेप्ट चाहते हैं और वो एडिटोरियली कुछ ऐसा नहीं है जो किसी को मिसलीड करेगा, उसका बाकायदा एक ऑडिट होता है। ऑडिट में अगर वो क्लियर हो जाता है तो एक डील होती है, उसका फीचर स्पॉन्सर्ड फीचर जिसे कहते हैं वो होता है, नॉर्मल है वो। उसमें लेकिन लिखा होता है फीचर स्पॉन्सर्ड एड है या स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑडियंस को ऐसा लगता है कि मीडिया ना कभी कभी बायस्ड होती है, तो आपके हिसाब से बायसनेस को कैसे अवॉइड किया जा सकता है, स्पेशली फास्ट पेस्ड न्यूज़ एनवायरनमेंट में? देखिए, अब आप मैंने कहा आप गूगल करिए और मेरे किसी एक वीडियो पे जाइए आप। ओके, करना आप पड़ेगा। कमेंट पढ़िए। एक्चुअली ऑडियंस बायस्ड है। ऑडियंस? यस, ऑडियंस, उसके आप कमेंट पढ़िए आप। वो एक तरफा सोचते हैं। आपको सीधी बात भी अगर स्टेटमेंट भी बताएंगे ना तो जो ये वाली साइड के लोग होंगे वो बोलेंगे अरे ये तो मेरे मतलब की बात नहीं कर रहा है, तो ये उधर का आदमी है। ओके। वो बोलेगा मेरे मतलब की बात नहीं कर रहा तो उधर का आदमी है। ओके। तो अब इसने अपनी बात ऊपर रखनी है तो भाई पर्चियां फाड़ दो, उसने अपनी बात ऊपर रखनी है तो पर्ची मीडिया में फाड़ दो। तो सबसे जो बेचारा जो मासूम आदमी है, ब्लेम गेम चल रहा है। वो ब्लेम गेम चल रहा है और सबसे जो इजी टारगेट है वो मीडिया वाला है। क्यों? क्योंकि वो तो प्रवक्ता होने के नाते कुछ भी बोल देगा, लेकिन हमें डिग्निटी मेंटेन करनी है अपनी। आप डिबेट में भी देखोगे तो प्रवक्ता लोग कभी कभी आते हैं और कभी कभी कुछ हाइपर होके भी चीजें बात करते हैं, लेकिन एक पत्रकार को संयमित रह के ही बात करनी पड़ती है। कभी कभी लगता है अरे यार ये मेरी डिग्निटी पे सवाल उठा रहा है, मन करता है उसको मैं रगड़ दूं अभी। लेकिन क्या होता है कि बैलेंस बना के रखना पड़ता है, क्योंकि मैसेज ये नहीं जाना चाहिए कि उसके एक बात को मैंने इतना पर्सनली ले लिया कि अब डिबेट में इसकी साइड नहीं लेके मैं उसकी साइड लूंगा। हमें तब भी बैलेंस बना के रखना है और ऐसा नहीं है कि हम उसको ब्लैकलिस्ट कर देते हैं, फिर मौका देते हैं उसको आने का और फिर आते हैं लोग। तो हमें बैलेंस बना के चलना है, हमें अपनी डिग्निटी मेंटेन करके चलनी है, हमारी क्रेडिबिलिटी हमारे हाथ में है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिक के बीच में एक ही माइंडसेट बन गया है कि जो अब मीडिया है वो इंडिपेंडेंट नहीं रही है, तो आपका क्या मानना है कि ऐसा है और इंडिपेंडेंस मेंटेन करना कितना प्रैक्टिकल है मीडिया के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए कि क्योंकि पूरा चेक एंड बैलेंस होता है, प्रेस लॉ होते हैं, ट्रिब्यूनल होता है। अगर आप ऐसे बायस होके एक तरफा चलोगे तो आपकी शिकायतें भी होती हैं, उसके लिए बाकायदा कमीशन होता है। आपको तारीख भुगतने जाना ही पड़ सकता है, आप पर फाइन लग सकता है, चैनल बैन हो सकता तो है। ये सारी चीजें भी इन्वेस्टिगेट हो रही होती है? सब होता है, पूरा सब कुछ हो रहा होता है। ओके। अरे अब ये देखिए ना, मान लीजिए एक सेंटर में या स्टेट में मान लीजिए किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की सरकार है, अपोजिशन भी तो है। अगर आप बिल्कुल ही एक तरफ झुक के चलोगे तो अपोजिशन भी तो बैठा हुआ है ना, वो आपका बॉयकॉट कर सकता है, आपके यहाँ आना बंद कर देगा, आपके यहाँ आपकी शिकायत करेगा, आपके ट्रिब्यूनल में जाके खिलाफ शिकायत कर सकता है। हाँ, ये सब क्या होता में भी चल रहा है ये क्या होता है, सिर्फ हवाबाजी ब्लेम गेम में लोग बिजी रहते हैं। अगर एक्चुअली ऐसा होगा कि सब एक तरफ झुक के बैठ जाएंगे तो अपोजिशन का भी कुछ काम है। अपोजिशन जाए शिकायत करे, अगर लगता है किसी को कि वे फलाना चैनल या फलाना कोई पत्रकार अगर बायस है, शिकायत कर दो उसकी आप। हवाबाजी की बातों से क्या होता है? ब्लेम गेम नहीं खेलना है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आजकल ऑडियंस ऐसा काफी करती है, अलग अलग लेबल्स दे रही है। लेबल लिखा है इसमें पर मैं बोलूंगी ना बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। सो लाइक बोलते हैं कि गोदी मीडिया है, तो इंडिपेंडेंट नहीं है, बायस्ड है, प्रो दिस एंटी दैट, ये सब चल रहा है। तो एक एंकर के पर्सपेक्टिव से ये लेबलिंग कितना फेयर होता है? मतलब देखिए, ये बेसिकली जो हमने लंबी चर्चा की उसी का ये एक तरह से जस्ट है। अगेन ये ऑडियंस में जब लोगों को लगता है कि एक ही तरफा की बात कर रहा है या उसने सिर्फ एक छोटी रील देखी, पूरा 1 घंटे का डिबेट नहीं देखा, एक डिबेट का एक छोटा सा पार्ट निकाल के किसी ने अपलोड कर दिया और आदमी ने, दर्शक ने, व्यूअर ने वो देखा और उसको देख के अपनी राय बना ली। अरे पूरी डिबेट देखो ना, 1 घंटे की, पूरा सुनो तो सही, समझो तो सही।
और उसके बाद भी अगर ऐसा लगता है तो हाँ, पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती हैं। तो मैंने जैसे कहा कि हर तरह के जर्नलिस्ट होते हैं, अभी आपको चुनना है। और जिस तरह के ट्रस्ट दिस इज इश्यूज, वेरी ट्रू। अभी एक रीसेंट, मतलब मीडिया से रिलेटेड नहीं है, प्रेमानंद जी हैं, मैं उनकी काफी रिस्पेक्ट करती हूँ और वो बहुत अच्छी बात बोलते हैं। तो उन्होंने बोथ जेंडर से रिलेटेड एक बात बोली थी, बट लोगों ने क्या किया, जो फीमेल से रिलेटेड था उसको कट किया और पब्लिश कर दिया। बिल्कुल सो एवरीवन इज सेइंग कि ये तो फीमेल्स के अगेंस्ट हो गया, ये हो गया। अरे जाके पूरी बात सुनो, हाँ, वो दोनों को लेके बोल रहे हैं। वही अधकचरा ज्ञान कहते हैं जानलेवा होता है, खतरनाक हाँ। होता है, तो इसलिए पूरी जानकारी इकट्ठा करना बहुत जरूरी है। तुरंत राय बना के तुरंत कमेंट कर देना वो सबसे आसान होता है। लेकिन आप ये सोचो कि ऐसा करके आपने कमेंट तो कर दिया, लेकिन कमेंट करने से पहले आप ये सोचो कि आपकी खुद की भी तो क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। आपने तो कमेंट कर दिया, आपने सोचा अरे मुझे कौन, मैं कमेंट कर देता हूँ, मुझे कौन देख रहा है, मेरे कमेंट करने से क्या होगा। अरे लोग फेक आईडीज बनाते हैं ऐसे उल्टे सीधे कमेंट करने के लिए, क्यों? अपनी अंतरात्मा में वो झांक के देखो आप। हाँ, वो आप रियल आइडेंटिटी से नहीं कर सकते ये हाँ, सब। नहीं करते हैं। और जो लोग करते हैं मैं उनको इतना ही बोलूंगा कि भाई देखो, ये सब करने से आपने अपनी आइडेंटिटी बेशक छुपा लियो आपने, लेकिन अपने मन में झांक के देखो, आपका भी तो कुछ फर्ज बनता है सोसाइटी के लिए कि आपके कमेंट का आप चाहे रत्ती भरा ज्ञान किसी को देने की कोशिश तो कर रहे हो ना, तो क्या आप सही ज्ञान दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। तो पहले खुद पे भी देखो। इतना डीप शायद लोगों ने सोचना ही बंद नहीं कर दिया। सोचते हैं लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए। ऑडियंस का एक कंसर्न है कि मीडिया एक न्यू हेडलाइन आने के बाद जो हमारा पुराना इशू होता है या प्रीवियस न्यूज़ जो होती है उसको एक साइड कर देती है, और फिर जो नई खबर होती है वो ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती है। तो आप क्या चाहते हैं, आपको 1 साल पुरानी खबर ही रोज देखनी है? नहीं, मेरे को क्या लगता है, वो क्या पूछना चाह रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल कोई एक प्रॉब्लम इशू था, आपने उस पर बात की पर वो अभी तक सॉल्व नहीं हुई है, तो उसको भी आपको दिखाना चाहिए कि अभी तक नहीं हुआ है, इसमें ये अपडेट हो चुका है, ये आप नहीं हो रहा देखिए है। उस चीज को, फिर आपने देखना बंद कर दिया उस टॉपिक को, तो फिर एक डाटा रीड किया जाता है हो गया। कि यार इसको अब लोग नहीं देख रहे हैं, इंटरेस्ट खत्म हो गया लोगों का। ये एक प्रैक्टिकल इंसाइट होता है, जो कोई आप यूट्यूब की जब वीडियोस बनाते हैं तो आप भी टॉपिक सर्च करते हो कि भाई मेरा दर्शक ये देख रहा है या नहीं देख रहा है, राइट। एक दूसरा ये होता है जो बड़ी न्यूज होती है उसका फॉलोअप हो रहा है या नहीं हो रहा। फॉलोअप की बात कर रहे हैं। हाँ। फॉलोअप होना चाहिए और होता है। हो सकता है कुछ लोग ना कर रहे हो, लेकिन हम फॉलोअप करते हैं। हमारी एक प्रकार एक लिस्ट होती है, डायरी होती है, उसके अंदर हम, इनफैक्ट ये भी होता है कि बड़ा इंसिडेंट अगर होता है और 1 साल के बाद उसका एनिवर्सरी आ रही है उस इंसिडेंट की, 1 साल हो गया, तो उस 1 साल पर भी शो बनते हैं, स्पेशल शो बनते हैं। हो सकता है आपने ना देखा हो, और मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरी तरह से पुराना टॉपिक छूट जाता है या खत्म हो जाता है, लेकिन ये होता है कि जब कोई नया खबर की अगर हम बात करते हैं, जब कोई नई खबर होती है ना, तो उसमें इनपुट बहुत सारे आ रहे होते हैं। ये तुरंत तुरंत पल पल की अपडेट आ रही होती है, ये हो गया, ये हो गया, ये अब ये हो गया, अब ये हो गया, और लोगों को इंटरेस्ट भी होता है उसमें। लेकिन ग्रेजुअली टाइम के साथ में क्या होता है कि अब मैटर कोर्ट में चला गया। अब आज ये तारीख पड़ी, अब अगली तारीख 1 महीने के बाद है, अब उस 1 महीने में कोई डेवलपमेंट है ही नहीं। जब कोई डेवलपमेंट ही नहीं है तो फेक न्यूज तो क्रिएट नहीं की जाएगी, जबरदस्ती का सनसनी तो फैलानी नहीं है। कुछ फैक्ट्स आने जरूरी हैं, जब फैक्ट्स आएंगे तभी तो बताएंगे। अब आप बोलो कि नहीं जो विक्टिम उन्हीं से बात करो, आप सोचो कोई विक्टिम है, उसका आपने एक बार उसने कह दी, आपने 2 बार बात कर ली, कोई अपडेट आया तो आपने बात कर ली, नई अपडेट पे या किसी नए एक्शन पे रिएक्शन ले लिया। अब ना कोई एक्शन है ना कुछ हुआ है, आज जबरदस्ती विक्टिम के घर रोज पहुंच जाओ माइक लेके, अच्छी बात थोड़ी है। लोग कहते हैं अरे उसका क्या हुआ, किसने पूछा नहीं। अरे भाई पूछा है उनसे, और कई ऐसा नहीं है, जब रिपोर्टर जब जाता है किसी से बात करने, रिपोर्टर भी इंसान है, इंसानियत है, मानवता होती है, हम बात करते हैं, और जहां तक हो सकता है ऐसे वैसे कैसे ना कैसे करके कोशिश करते हैं उनको हर तरह से सपोर्ट करने की। कई बार ऐसे विक्टिम भी होते हैं कि उनके पास वकील तक नहीं होता है, तो रिपोर्टर्स उनको उनके राइट्स भी बताते हैं कि आपके पास ये राइट्स भी हैं। इनालसा भी है, हमारे पास जुडिशरी का एक बकायदा पूरा सिस्टम है, जिसके पास पैसा ना हो वकालत के लिए, वकील करने के लिए, तो उसको वकील मुहैया भी करवाया जाता है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है। तो रिपोर्टर उनको वो भी समझाता है ऑफ द रिकॉर्ड कि सुनिए आप ये कर सकते हैं, आपका ये लॉस हो गया तो सरकार से आपको कंपनसेशन मिल सकता है, आपको उसके लिए इसको अप्रोच करना है। लेकिन ये सब चीजें कैमरे पर नहीं कही जाती हैं। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपके एक्सपीरियंस में पब्लिक के राइट टू नो और किसी इंडिविजुअल के राइट टू प्राइवेसी के बीच में कहाँ लाइन ड्रॉ होती है?
देखिए जैसे कोई इंसिडेंट हुआ, हम्म एक ए ने बी पर आरोप लगाया, हम्म ए ने अपनी बात रखी, हम्म तो बी को हमने अप्रोच किया कि इस पर आपने क्या कहा, क्या कहना चाहते हैं। अगर वो नहीं कुछ कहना चाहता तो आपको वहीं स्टॉप करना होगा, ओके आप ज़बरदस्ती घुस नहीं सकते। हम्म लेकिन ए कह रहा है मैं विक्टिम हूँ, हम्म बी एक्यूज्ड है, हम्म शिकायत दर्ज हो चुकी है, हम्म मुकदमा हो चुका है, हम्म लेकिन बी बात नहीं करने को तैयार। हम्म तो ऐसा तो नहीं होगा कि हम विक्टिम की बात दबा के बैठ जाएंगे। हम्म मुकदमा हो गया, ये मुकदमा नंबर है, ए के ये आरोप हैं, बी से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन बी ने अभी तक इस पर नहीं कोई जवाब दिया। नहीं दिया, खत्म स्टेटमेंट। ओके एक क्वेश्चन ये है कि ट्रेंडिंग न्यूज़ और इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बीच में बैलेंस कैसे डिसाइड होता है? ये डिसीजन एंकर लेते हैं या पूरा न्यूज़ रूम स्ट्रक्चर ऐसा डिसाइड होता है? नहीं, एक बाकायदा टीम होती है, जैसे एडिटोरियल को टीम होती है, लगभग हर चैनल में होती है, अखबार में होती है, और फाइनल डिसीजन फिर संपादक का होता है, जो चैनल का संपादक होता है। और एक अगेन बैलेंस बना के चलना होता है, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये ट्रेंडिंग न्यूज़ है। इनफैक्ट ट्रेंडिंग और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ काफ़ी हद तक सेम होती है। कई बार एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होती है, उसको जब तक दिखाओगे नहीं, ट्रेंड कैसे करेगी वो। तो वो एक चेक बैलेंस बना के चलते हैं। ओके दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि आपको क्या लगता है आज की जो ऑडियंस है उनकी एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हो गई हैं या चेंज हो गई हैं, या फिर जो जनरलिज्म है उसका अप्रोच चेंज हो गया है? दोनों चीज़ें हो सकती हैं, ये इट्स अ मैटर ऑफ डिस्कशन। ये एक मतलब सवाल ऐसा नहीं है कि रैपिड फायर में सवाल किया और रैपिड फायर का जवाब दे दिया। इट मे बी अ लॉन्ग हेल्दी डिस्कशन ओके विद सम सॉर्ट ऑफ कंक्लूजन ऑल्सो। लेकिन मुझे लगता है कि अब सोशल मीडिया के इतने प्लेटफॉर्म्स हैं, उसमें लोगों की राय है, किसी की राय से इन्फ्लुएंस होके अपनी लोग राय बनाते हैं। अब ये तो आपको पता है कि राय तो खरीदी भी जाती है। हाँ पैसा खर्च करके आप कमेंट करवा सकते हैं, एक यस बाकायदा लिस्ट बना के कि आपने 50 कमेंट बनाए और 5 लोगों से रिट्वीट करवा दिए। अब आप उस वो एक ट्रेंड क्रिएट किया जा सकता है आज की डेट में। तो ये एक नेक्स्ट लेवल गेम हो गया है, एक नेक्स्ट लेवल बिजनेस हो गया है। तो उसमें फैक्ट्स, उसमें इन्वेस्टिगेशन पार्ट ऑफ काफी जर्नलिज्म, मैनिपुलेट किया जा सकता है। उसमें मैनिपुलेट किया जा सकता है, और मैनिपुलेट के विक्टिम भी आप बहुत आसानी से बन सकते हो। ओके मैनिपुलेशन के विक्टिम आप बन सकते हैं आसानी से। ओके सो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज के एपिसोड का। या आज के एपिसोड का। मैं चाहती हूँ कि आप अपने अंदाज में इस पॉडकास्ट की क्लोजिंग करें। तो आज के इस न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहें आस्था का चैनल। नमस्कार।